मैंने ये बोला था आपको कि अगर कोई चीज डिप्लॉयड है, उसकी अगर माइटोसिस करूंगा तो जो दो सेल्स बनेंगे वो दोनों सेल क्या होंगे सर? डिप्लॉयड होंगे। अगर तुम्हें लिवर वर्ट की लाइफ साइकिल याद है, स्पोर की माइटोसिस करके गेमेटोफाइट बना रहे हैं, पर मॉस में ऐसा नहीं होता। मॉस में क्या होता है, जो ये स्पोर बने हैं जो हैप्लॉयड है। हेलो एवरीवन, बेटा स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग प्लांट किंगडम के लेक्चर नंबर 3 पर हैं और आज हमारा जो टारगेट है हम ब्रायोफाइट्स पढ़ेंगे और हो सकता है हम कुछ बेसिक्स पढ़ लें टेरिडोफाइट्स के। तो लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आप उसका आंसर कैसे दोगे कमेंट में दे सकते हो। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं कि जब आप कोई चैप्टर स्टार्ट करते हो, मतलब जिस चैप्टर को पढ़ना स्टार्ट करते हो, कि क्या आप अपने मन में ये सवाल पूछते हो खुद से कि यार ये चैप्टर पढ़ ही क्यों रहे हैं, इस चैप्टर का बाकी चैप्टर के साथ क्या रिलेशन है, ये यहां क्यों दिया हुआ है? मतलब आप तो सिंपल उसे पढ़कर एक कॉन्सेप्ट समझ के आगे बढ़ जाते हो, पर उसका कभी कारण खोजते हो? जब आप किसी चीजों में, खासकर बायो में रीजन खोजने लगोगे ना, तो आपको चीजें याद होने लगेंगी, मतलब उसके लॉजिक बनने लगेंगे। तो यही एक प्लांट किंगडम की कहानी है जो आज आपके लिए मैं लेकर आया हूं। और प्लांट किंगडम में ये जो स्टोरी है ना बेटा, ये कैसे मूव करेगी कि आपको एवोल्यूशन दिखने लगेगा, आपको एक रीजन दिखने लगेगा, क्योंकि आपके होने का भी कुछ कारण है यहां पर कि आप मुझे देख रहे हो, और मेरा पढ़ाने का कुछ कारण है कि मैं उस चीजों को लॉजिकली तरीके से बता पा रहा हूं। और मैंने हमेशा मतलब बिलीव भी किया है कि यार लॉजिक होते हैं बायो में। अगर लोग कहें कि नहीं बायो रटने की है, तो मैं उन पे मतलब ये बोलूंगा कि कोई ऐसा सब्जेक्ट रटने का कैसे हो सकता है जिसको नेचर ने बनाया, और नेचर से ज्यादा स्मार्ट वर्क कोई नहीं करता है। आज भी नेचर बेटा हर उस जगह हमें मतलब बहुत ज्यादा ऐसा कर देती है कि यार ये क्या बना दिया नेचर ने। तो नेचर स्मार्ट है, और उसी का एक अच्छा उदाहरण आज हम देखेंगे कि नेचर ने कैसे काम किया। तो हमारी जो पिछला एपिसोड था जिसमें हमने एल्गी की बात करी थी, वहां पर हमने कुछ चीजें ऐसी देखी थी कि एल्गी क्या था, एक मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर था, एक थैलस था, जहां पर सेल्स आपस में जुड़कर एक एक ऐसा लंबा फिलामेंट बना रहे थे, और वो फिलामेंट इकट्ठा होकर थैलस बना रहा था। ये सारी कहानी पानी में चल रही थी। पानी के अंदर क्योंकि होता क्या है कि सिंगल सेल जब होता है ना, तो पानी में से चीजें लेना और वापसी वहां डालना, कौन सी चीजें लेना, खाना लेना, ऑक्सीजन लेना आसान है, और वापसी वेस्ट को वहां डालना आसान है। तो इसीलिए हम मानते हैं कि लाइफ जो है ना, वो पानी में आई थी। ठीक है सर। अब इस स्टोरी में अगर हम आगे जाते हैं तो हमने देखा था कि जो एल्गी है वो फोटोसिंथेटिक है। हमने ये भी देखा कि जो एल्गी जो है ना, उसने अपने पिगमेंट्स को थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। उसने ये किया कि अलग अलग गहराई पे जब एल्गी मिलती है, अलग अलग जगह जब मिलती है, वो लाइट के हिसाब से अपने अंदर पिगमेंट बदल रही है। वो क्लोरोफिल ए कॉमन रख रही है और बाकी पिगमेंट्स को वो बदलते हुए जा रही है। तो आपकी नजर में एल्गी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होना चाहिए जो पानी में मिलता है, जो मल्टी सेलुलर है, धागे जैसा, और थैलस बना रहा है। उसमें रूट स्टेम लीफ है नहीं, क्योंकि रूट स्टेम लीफ की जरूरत तब पड़ती है जब हर एक को अलग अलग काम करना है। आप अपने भी घर में बेटा अलग अलग टाइप के रूम्स तब बनाते हो जब सबका अलग अलग यूज है, नहीं तो एक सिंपल सा हॉल बना के सब वहीं रह लेते, है कि नहीं? तो इसी तरीके से क्या हुआ था, एल्गी में जो सारे सेल्स हैं वो सारे ही सेल फोटोसिंथेसिस करते हैं, और वो कर भी सकते हैं क्योंकि सारे सेल के पास क्या पहुंच सकती है, लाइट पहुंच सकती है। और सारे सेल जो है वो पानी में है, तो वहां से वो ऑक्सीजन CO2 लेकर ऑक्सीजन बाहर फेंक सकते हैं। समझ में आ रहा है ये चीज? तो सारे ही सेल वो काम कर सकते थे। तो एल्गी में मैक्सिमम सेल फोटोसिंथेटिक थे, रूट्स लीफ स्टेम बनाने की जरूरत नहीं थी। पर आपको यह समझना पड़ेगा कि लाइफ पहली बार लैंड पर कैसे गई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि लाइफ मतलब लैंड पर गई क्यों, क्या था। तो पानी के अंदर लाइफ थी, ठीक है। लैंड पर हम ये देखते हैं कि लैंड पर जब लाइफ जाती है, मतलब लाइफ लैंड पर लाइफ जाएगी, तो क्या ऐसी जरूरतें हैं लैंड पर जो हमें मतलब देखनी पड़ेगी। सबसे पहले हमें यह समझना पड़ेगा कि पानी में जैसे गहराई के हिसाब से लाइट बदलती है, लैंड पर लाइट में सिर्फ क्या फर्क आता है, शेड में कम लाइट आएगी, ओपन सन में ज्यादा आएगी, पर बहुत बड़ी फ्लक्चुएशन किसमें नहीं होती, वेवलेंथ में नहीं होती। इसीलिए लैंड पर मिलने वाले सभी प्लांट, सारे के सारे प्लांट का जो पिगमेंट होता है वो कॉमन रहता है। इसका मतलब ये हो गया कि आपको प्लांट किंगडम में क्लोरोफिल के बारे में पढ़ने के बाद, जब आप क्लोरोफिल के बारे में पढ़ लोगे ना, उसके बाद कि आपने पढ़ा कि एल्गी में भाई क्लोरोफिल ए है और फिर अलग अलग टाइप के हैं, लेकिन लैंड पर ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो मिलते हैं, उनमें पिगमेंट कॉमन है। उसके बाद आप ये भी जानोगे कि यार लैंड पर जब लाइफ आई तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुई।
है ना, पानी से लाइफ जब लैंड पर आई तो उसमें क्या मॉडिफिकेशन हुई, इसको भी लेके चलेंगे। ठीक है, तो तैयार हो एक बढ़िया एवोल्यूशन समझने के लिए, जरा ध्यान से देखते हैं। तो आज हम लोग बेटा ब्रायोफाइट्स करेंगे, टेरिडोफाइट के बेसिक्स हम कर सकते हैं। तो हमें क्या फॉलो करना है, सुन लो ध्यान से। हमें ये फॉलो करना है कि हैबिटाट क्या होता है, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस। सर यही चीज तो हम एल्गी के लिए फॉलो कर रहे थे, तो यही तो सब्जेक्ट है ना, हमें यही चीज ब्रायोफाइट के लिए पढ़ना है ताकि हम नेचर में ये कंपेयर कर सके कि क्या अलग आया था। ठीक है बेटा, कोई डाउट है? नहीं सर, आगे चलेंगे। तो सबसे पहले मैं ये जानना चाह रहा हूं कि एवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट कैसे हुआ। आप सबको पता है कि ये मेरे पास मान लो वाटर बॉडी है, वाटर बॉडी मतलब तालाब है, ओशियन है, कुछ है। इसके अंदर मेरे पास ऐसे फिलामेंटस एल्गी थी, लाइट जो थी मेरे पास इस तरीके से लाइट पेनिट्रेट करके आती थी और ये फोटोसिंथेसिस करती थी। हमने आपको बोला कि पहली बार प्लांट जो है वो लैंड पर आया है, तो ये हमारे पास क्या है, ये एरिया लैंड है। लैंड के लिए हम वर्ड यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल। कलर चेंज कर लेते हैं क्योंकि कुछ बच्चों को देखने में दिक्कत हो सकती है, तो लैंड के लिए वर्ड यूज कर देते हैं टेरेस्ट्रियल। तो पहली बार लैंड पर जब लाइफ आती है, मान लो एल्गी को लैंड पर आना है, तो उसको क्या करना पड़ेगा, देखें ध्यान से। मान लो ये उसका स्ट्रक्चर ऐसे है, ये एल्गी है, ये लैंड पर आ गई। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि एल्गी क्या करेगी, कुछ ऐसा इंतजाम करे कि यहां से वो पानी ले सके, क्योंकि फोटोसिंथेसिस करने के लिए पानी की बहुत जरूरत है, पानी को तोड़ना पड़ता है, तो इसके लिए उसको पानी लेना पड़े। पर पानी लेने के लिए वो इतनी जल्दी रूट नहीं बना पाएगी। तो जो प्लांट लैंड पर आए उन्हें हमने ब्रायोफाइट्स बोला। उन ब्रायोफाइट्स ने सोचा कि यार बेटर तो ये रहेगा कि जो मिट्टी हो वो थोड़ी सी गीली हो। गीली का मतलब, गीली मिट्टी क्यों चाहिए मुझे, गीली मिट्टी मुझे इसलिए चाहिए क्योंकि उसमें पानी जो होगा वो सरफेस पर होगा, सतह पर होगा। ठीक है, उससे फायदा क्या होगा, एब्जॉर्ब करना आसान होगा, मोटी बड़ी रूट नहीं बनानी पड़ेंगी। दूसरा उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपने सरफेस पर, मतलब अपने सरफेस पर ऐसे धागे जैसे स्ट्रक्चर बनाए जो नीचे से पानी को एब्जॉर्ब कर सकते थे। वो क्या रूट थे, नहीं, रूट बना नहीं पाए क्योंकि अभी उतना एवोल्यूशन नहीं हुआ। तो ब्रायोफाइट्स वो प्लांट थे जो पहली बार लैंड पर आए, उनका स्ट्रक्चर भी थैलस जैसा ही था, वो एल्गी जैसे ही थे, पर हम कह सकते हैं थोड़ा सा बेटर बना हुआ थैलस था। बेटर होने का मतलब क्या है, एल्गी में तो कोई शेप नहीं है ना, उनमें प्रॉपरली कुछ शेप्स बनने लगी थी। किस में बनने लगी थी, ब्रायोफाइट्स में बनने लगी थी। तो ब्रायोफाइट्स में कुछ शेप बनने लगी, लेकिन अभी भी मैं उनमें कहता था कि थैलस ही है। कैसा है, उनमें थैलस है। उस थैलस के नीचे जैसे रूट हेयर होते हैं, ऐसे धागे होते थे पानी एब्जॉर्ब करने के लिए। अब मैं आपको एक चीज समझाता हूं बेटा, कोई भी प्लांट ऐसा सीधा तब ग्रो कर सकता है जब बहुत गहरी रूट हो और उससे वो पानी लेके ऊपर चढ़ा सके। ऊपर चढ़ाने के लिए उसको वास्कुलर बंडल, जाइलम फ्लोएम चाहिए, और रूट गहरी चाहिए ताकि पानी एब्जॉर्ब कर सके। आप सभी ने, बच्चों ने फील किया है कि जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, चाहे कितनी गर्मी हो, उसे पानी दो ना दो वो मस्त खड़ा रहता है क्योंकि उसकी रूट गहराई में गई होती है। तो हमने यहां पर एक बात सीखी कि ब्रायोफाइट्स वो प्लांट थे जो आए कब, किस तरह की मिट्टी में आएंगे, जो गीली मिट्टी है। इसका मतलब ब्रायोफाइट्स हमें रेनी सीजन में काफी मिलेंगे। दूसरी चीज, वो मिलेंगे मुझे पानी के आसपास, क्योंकि पानी के आसपास गीली मिट्टी मिलने के चांसेस हैं। जहां बारिश होगी, जहां मिट्टी गीली होगी, जहां तालाब होगा, उसके पास आसपास का एरिया। दूसरा क्या होगा बेटा, वो शेड में मिलेंगे। शेड में क्यों मिलेंगे, क्योंकि ओपन सन में वो पानी हट जाएगा। तीसरी चीज क्या है, उनमें प्रॉपर रूट नहीं बनी, तो उनमें वास्कुलर बंडल भी अभी नहीं बना, उनमें जाइलम फ्लोएम नहीं होता, इसीलिए वो सीधे ग्रो ना करके ऐसे ग्रो करते हैं, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा वो पानी के कांटेक्ट में आ सकते हैं जब ऐसे ग्रो करेंगे। तो इसका मतलब हमें यह समझ में आ रहा है कि ब्रायोफाइट एक खास तरह के प्लांट्स हैं जो सीधा ग्रो ना करके ऐसे ग्रो कर रहे हैं, और जिनके नीचे धागे जैसे स्ट्रक्चर हैं जो रूट नहीं है पर रूट का कुछ काम करेंगे। और उसके बाद उनमें जो स्ट्रक्चर है वो अभी भी थैलस है, और स्ट्रक्चर थैलस होने की वजह से वो जो है बेटा, हम बोल सकते हैं कि अभी भी उनके पास वो कैपेसिटी है जो थैलस वाले लोगों के पास होती है। थैलस वाले लोगों के पास एक स्पेशल फीचर होता है, सोच सकते हो क्या, फ्रेगमेंटेशन का। वो टूटने के बाद हर एक फ्रेगमेंट से नया प्लांट बना सकते हैं। तो ब्रायोफाइट्स में ये फीचर अभी भी रहा, लेकिन ब्रायोफाइट कहां पर आ गए, लैंड पर आ गए, और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अब उन्होंने एसेक्सुअल स्पोर्स बनाने बंद कर दिए, क्योंकि वो लैंड पर आ गए, जू स्पोर थे। लेकिन एक खास चीज रही ब्रायोफाइट्स को लेकर कि यार ब्रायोफाइट्स जो थे ना, उनको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत थी।
इसका मतलब वो पानी को छोड़ के दूर जा नहीं पाए। क्लियर है? इसीलिए हम कहते हैं ब्रायोफाइट्स को प्लांट एम्फीबियन। तो इस कहानी को आगे बढ़ाएंगे, ब्रायोफाइट्स को गहराई में जानेंगे और ऐसा समझेंगे कि यार आज हमने ब्रायोफाइट्स के बारे में कुछ स्पेशल पढ़ लिया है, ब्रायोफाइट्स एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में जानेंगे। पर बैकग्राउंड में एक पिक्चर याद रखनी है, पानी में एल्गी मिलती है। पानी में क्यों मिलती है? क्योंकि लाइफ वहीं इवॉल्व हुई है। एल्गी में प्रॉपरली थैलस नहीं बनता, मतलब एक थैलस बनता है और अभी मतलब उसमें कोई शेप्स उस तरह की नहीं बनती। एल्गी में पिगमेंट्स अलग अलग होते हैं क्योंकि अलग अलग डेप्थ पर एल्गी मिलती है, लेकिन जब लैंड पर लाइफ आती है तो पिगमेंट्स कॉमन होते चले जाते हैं। तो स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। सबसे पहले हमने हमेशा बोला है कि हम ये जानेंगे कि ये प्लांट्स कहाँ मिलते हैं। तो ब्रायोफाइट्स कहाँ मिलते हैं, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले ब्रायोफाइट्स पहले लैंड प्लांट है, इनको हम प्लांट एम्फीबियंस भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? प्लांट एम्फीबियंस। जब हम बात करते हैं एम्फीबियंस की तो मेरे दिमाग में आ जाता है क्या क्या मगरमच्छ? नहीं बेटा, मेरे दिमाग में आ जाता है फ्रॉग। फ्रॉग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए पानी की जरूरत होती है, तो इन्हें प्लांट एम्फीबियंस क्यों कहते हैं? क्योंकि इनको पानी चाहिए, नीड वाटर, सर्वाइवल के लिए नहीं, वाटर बॉडी चाहिए एक तरीके से, नीड वाटर फॉर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए इन्हें पानी की आवश्यकता है, इसीलिए हम क्या बोल देते हैं बेटा, इसको हम क्या बोल देते हैं? फर्स्ट लैंड प्लांट्स बोल देते हैं। ठीक है सर। अब आ जाते हैं इनके हैबिटाट की बात करेंगे, है ना। हम इनके हैबिटाट की बात करेंगे ब्रायोफाइट्स के बारे में। ठीक है, हम बात करने वाले हैं इनके हैबिटाट की, ये कहाँ मिलते हैं। ठीक है, कहाँ मिलेंगे तो जल्दी से देखें। हमने जैसा बताया ये लैंड पर मिल रहे हैं, पर लैंड पर किस तरह की सॉइल में? तो सबसे पहले हमने लिखा लैंड पर मिलने वाली चीज को लिखते हैं टेरेस्ट्रियल। टेरेस्ट्रियल का मतलब होता है लैंड, सही है सर। उसके बाद हम यहां पर लिखेंगे मॉइस्ट सॉइल। क्या लिखा हमने? मॉइस्ट सॉइल। मॉइस्ट सॉइल का मतलब होता है गीली मिट्टी। गीली मिट्टी पे मिलेंगे ये। और शेडेड लोकेलिटी पे, शेडेड का मतलब होता है जहां ओपन सन ना हो। ये कुछ इसकी कंडीशंस है मिलने की, क्योंकि जहां पर मॉइस्चर नहीं होगा, जहां पर शेड नहीं होगी, पानी सूख जाएगा, ब्रायोफाइट्स मर जाएंगे। तो अगर तुम्हें एक नीट में क्वेश्चन आ जाए कि कौन सा सीजन बढ़िया है ब्रायोफाइट्स को देखने के लिए, तो मेरे हिसाब से रेनी सीजन, क्योंकि वहां मिट्टी में मॉइस्चर होगा और आप ब्रायोफाइट्स को पार्क में घूमने जाकर देख सकते हैं। लैंड पर इस तरह के प्लांट दिखते हैं। ठीक है, अब हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। तो ब्रायोफाइट्स का क्या होता है बेटा, हम लिख सकते हैं ब्रायोफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है, स्ट्रक्चर इज थैलॉइड। हम लिख सकते हैं स्ट्रक्चर इज पहला मल्टी सेलुलर है। एल्गी में यूनिसेलुलर होता था, पर इसमें यूनिसेलुलर है नहीं, मल्टी सेलुलर है, थैलस लाइक है। कैसा है? थैलस लाइक है। ठीक है, अब मैं आपसे जानना चाह रहा हूं ये कैसे ग्रो करते हैं। ये वर्टिकल मतलब होता है सीधा, और ऐसे को कहते हैं हॉरिजॉन्टल। इसको क्या बोलते हैं? सीधे को वर्टिकल कहते हैं। तो ये कैसे ग्रो करते हैं बेटा? ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली। कैसे ग्रो कर रहे हैं भाई? हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं, मतलब इस तरीके से ग्रो कर रहे हैं। सही है सर, बहुत शानदार, है ना। हॉरिजॉन्टली ग्रो कर रहे हैं, रीजन मैंने आपको बताया था। सीधा ग्रो करेगा तो उसको रूट चाहिए और साथ में वास्कुलर बंडल चाहिए, वो अभी आया नहीं। ठीक है, अब क्या होगा बेटा, इनका जो थैलस है ना, इनका जो थैलस है वो ज्यादा बेटर है, मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी। समझ लो ध्यान से, इनका जो थैलस है वो ज्यादा है एल्गी से, ज्यादा बढ़िया बना हुआ है, बट उसमें ट्रू रूट, स्टेम एंड लीफ एब्सेंट है। अब ये क्या मतलब हुआ भाई? हमने बोला है कि एल्गी, देखो मेरी बात समझना, एल्गी तो सिंपल ऐसा एक थैलस है जिसमें ये फिलामेंट है, ये एल्गी है। ब्रायोफाइट का जो थैलस होता है वो थोड़ा सा प्रॉपरली बना हुआ इस तरीके से दिखता है, आपको ऐसा थैलस दिखता है, जिसमें आपको लगेगा ये लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। इसके लोअर सरफेस पर धागे होंगे जो रूट जैसा स्ट्रक्चर होगा। तो ब्रायोफाइट में क्या होता है? लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर होता है, रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है। इस रूट लाइक स्ट्रक्चर को एक नाम भी दे देते हैं, हमने नाम दे दिए हैं रूट जैसा है। रूट के लिए शब्द आर से लाएंगे, राइजोइड लिख दिया है। राइजोइड वर्ड रूट से रिलेट कर सकते हैं, रूट जैसा स्ट्रक्चर है। तो रूट जैसा स्ट्रक्चर है, लीफ जैसा स्ट्रक्चर है। कुछ ब्रायोफाइट्स हल्के से सीधे ग्रो करते हैं कम ऊंचाई पर,
तो उनमें मुझे ऐसा लगता है ये स्टेम जैसा स्ट्रक्चर है, तो स्टेम लाइक स्ट्रक्चर हम इसीलिए यहां पर लिखते हैं कि सच्चे 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 कैसे, मतलब भाई ये झूठ बोल रहा है, हाँ भाई झूठ बोला इसने, नहीं, सच्चे रूट स्टेम लीफ का क्या मतलब होता है, ब्रायोफाइट्स में ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, मतलब वास्कुलर बंडल नहीं है, उसमें प्रॉपरली बनी हुई लीव्स में वीन्स नहीं बनी हुई, स्टेम में जाइलम फ्लोएम नहीं है, रूट में प्रॉपरली जाइलम फ्लोएम नहीं है, तो इनमें क्या है, रूट जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर है, धागे हैं जो पानी एब्जॉर्ब कर लेंगे, स्टेम जैसे स्ट्रक्चर है, लीफ जैसे स्ट्रक्चर है, पर ट्रू नहीं है, ट्रू नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है? थैलस एल्गी से ज्यादा एडवांस है, तो आप अगर किसी ब्रायोफाइट को देखेंगे तो कभी पार्क्स में जाएंगे तो इस तरीके का दिखेगा, आप देख सकते हैं ये जमीन पर कैसे लग कर ऐसे चिपक कर ग्रो करता है, और ये आपको दिखेगा कब, रेनी सीजन में दिखते हैं। रेनी सीजन में कभी पार्क्स में जाएं, जमीन में चिपका हुआ इस तरीके का अगर आपके पास स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एक खास तरह का ब्रायोफाइट है जिसे मार्केंशिया कहते हैं, ये आपको दिख जाएगा रेनी सीजन में। उसके अलावा कई बार क्या होता है बेटा, आपको मिट्टी में इस तरीके के छोटे छोटे प्लांट्स दिखते हैं, ऐसे ध्यान से उसे देखोगे तो देख पाओगे, जहां बारिश होती है वहां दिखते हैं, बहुत छोटे छोटे, आपको लगता है घास है, नहीं, वो मॉस होते हैं, वो भी ब्रायोफाइट है, क्योंकि वो ज्यादा ऊंचाई पे जा नहीं सकते ना, क्योंकि जाइलम फ्लोएम नहीं है। तो हमने यहां पर क्या सीखा, जरा देखें, हमने ये सीखा कि इनका जो हैबिस्टार्ट है वो टेरेस्ट्रियल है, लैंड है, मॉइस्ट सॉइल पे मिलते हैं, शेडेड लोकेलिटी पे मिलते हैं। इनका स्ट्रक्चर कैसा है, मल्टी सेलुलर है, थैलस जैसा है। ये कैसे ग्रो करते हैं, ये ग्रो करते हैं हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से ग्रो करते हैं, ठीक है। थैलस इनका मोर डिफरेंशिएटेड देन एल्गी, थैलस इनका कैसा है, मोर डिफरेंशिएटेड है, किससे, एल्गी से। इनमें ट्रू रूट, स्टेम और लीफ एब्सेंट होती है, लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, रूट लाइक स्ट्रक्चर है, और हम बोल सकते हैं स्टेम लाइक स्ट्रक्चर है। तो मेरे दिमाग में क्या आ गया, अब तक क्या बैठ जाना चाहिए, ब्रायोफाइट पहले वो प्लांट थे जो लैंड पर आए, याद हो जाएगा, हाँ सर। उनको किस तरह का एरिया पसंद है, शेडेड, शेड में, मॉइस्ट एरिया जहां मॉइस्चर हो, ठीक है, वो एरिया पसंद है। दूसरा, कैसे ग्रो करते हैं, हॉरिजॉन्टल ग्रो करते हैं, उनमें रूट, लीफ, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उनमें भी क्या होता है, थैलस ही होता है, बॉडी उनकी कैसी होती है, थैलस होती है। मेरी बात समझ में आ रही है, बॉडी उनकी क्या होती है, थैलस होती है। थैलस का मतलब समझ में आ रहा है, अभी प्रॉपरली स्ट्रक्चर्स बने नहीं है, थैलस जैसे है, ठीक है, यहां तक कोई डाउट है, नहीं सर। अब आओ आगे की कहानी, ये आपने लिख लेना है। अब आओ हम बात करते हैं एक कॉन्सेप्ट की, जिसमें हम बात करते हैं मेन प्लांट बॉडी, कॉन्सेप्ट ऑफ मेन प्लांट बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्लांट किंगडम को लेके, कॉन्सेप्ट ऑफ मेन प्लांट बॉडी। इसका क्या मतलब है, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, इस सवाल का जवाब आपके इस कॉन्सेप्ट को समझा देगा। अपने मन में खुद से पूछें, सर खुद से कैसे पूछें, लाइफ में सबसे बढ़िया सवाल वो होता है जो तुम खुद से पूछते हो। यदि वो सवाल सही है तो खुद से तुम सही पूछ रहे हो, सही डायरेक्शन ले पाओगे, डायरेक्शन कोई और नहीं दिखा सकता। जब खुद से सवाल पूछोगे तो सही डायरेक्शन अपने आप आएगी, ठीक है, क्लियर है। चलिए, तो कॉन्सेप्ट ऑफ मेन प्लांट बॉडी, ध्यान से सुनेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ मेन प्लांट बॉडी क्या है। मैं आपसे जो सवाल पूछ रहा हूं, मैं ये पूछ रहा हूं, मुझे ये बताना कि ह्यूमन के अंदर, ह्यूमन के सारे सेल हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है। सर डिप्लॉइड है, डिप्लॉइड का मतलब उसमें क्रोमोसोम जोड़े में होते हैं, जैसे हमारे हर एक सेल में 23 पेयर है। क्या ह्यूमन में कोई हैप्लॉइड फेज या हैप्लॉइड स्टेज बनती है? हाँ सर, गैमेट बनती है। तो मैं ह्यूमन किसको कहूंगा, उस हैप्लॉइड स्टेज को या डिप्लॉइड स्टेज को? सर ये कैसा सवाल हुआ, बिल्कुल सही सवाल है भाई। किसी भी ह्यूमन में क्या हैप्लॉइड स्टेज बनती है? हाँ सर, स्पर्म और ओवम एक हैप्लॉइड स्टेज है, वो मियोसिस के थ्रू बनती है। तो मैं किसको ह्यूमन बोलूंगा, जो सामने दिख रहा है या जो गैमेट है उसको बोले? हम उसको बोलेंगे जो ज्यादा समय तक मुझे दिखता है। भाई ज्यादा समय तक मैं दिख रहा हूं, मैं ह्यूमन हूं, तुम हो दिख रहे हो, तुम ह्यूमन हो, और तुम्हारे सारे सेल डिप्लॉयड हैं, तो इसीलिए हम ह्यूमन को क्या कहते हैं, डिप्लॉयड कहते हैं। ऐसे ही प्लांट में क्या होता है, प्लांट में क्या होता है, डिप्लॉयड और हैप्लॉयड स्टेज दोनों बनती है। लेकिन हम मेन प्लांट किसको कहते हैं, मैं किसको कहूंगा? जैसे मान लो मैं कहता हूं ये प्लांट है, ये प्लांट है, मान लो ये दो प्लांट है, नहीं,
ये प्लांट की डिप्लॉयड स्टेज है, ये हैप्लॉयड स्टेज है। अगर मुझे ये दोनों स्टेज दिख रही हैं, मुझे अगर ये दोनों स्टेज दिख रही हैं, डिप्लॉयड भी हैप्लॉयड भी, मैं किसको मेन प्लांट बोलूंगा? सभी प्लांट में ऐसा होता है, किसको मेन प्लांट बोलूंगा? मैंने बोला आपको कि एल्गी एक हैप्लॉयड प्लांट है। ऐसा मैंने क्यों बोला? क्योंकि उसमें ऐसा नहीं कि डिप्लॉयड स्टेज नहीं दिखती, जाइगोट बनता तो है, लेकिन एल्गी को मैंने हैप्लॉयड प्लांट इसलिए बोला क्योंकि एल्गी में मेन स्टेज जो थी वो हैप्लॉयड थी, क्योंकि ज्यादा समय तक मुझे जो उसके थैलस दिखते हैं वो हैप्लॉयड होता है। ऐसे ही ब्रायोफाइट्स भी हैप्लॉयड प्लांट ही है, जो उसका स्ट्रक्चर हम देखते हैं, उसका जो थैलस हम देखते हैं वो हैप्लॉयड होता है। तो हम इस बात को इस तरीके से लिख सकते हैं कि इन ऑल एनिमल, इन ऑल प्लांट्स, प्लांट पे बात कर लेते हैं आज, ऑल प्लांट्स बोथ हैप्लॉयड एंड डिप्लॉयड फेज इज विजिबल। फेज इज विजिबल, मेरी बात सुनना ध्यान से। हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज दोनों विजिबल हैं। सभी तरह के प्लांट में हैप्लॉयड और डिप्लॉयड दोनों तरह के फेज विजिबल है, दोनों तरह के फेज विजिबल होते हैं, बनते हैं, ठीक है। बट हम ये कहते हैं प्लांट इज हैप्लॉयड और डिप्लॉयड, प्लांट इज हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। ये डिसीजन कैसे होता है? दिस डिसीजन, ये कैसे लेते हैं डिसीजन? अकर बाय टू क्राइटेरिया, दो क्राइटेरिया हम यूज करते हैं। पहला लॉन्गर लाइफ स्पान, हैप्लॉयड या डिप्लॉयड में कौन ज्यादा समय के लिए हमें दिखता है। दूसरा, कौन ग्रीन है और फोटोसिंथेटिक है। ग्रीन हरा होगा उसको हम मेन स्टेज बोल देंगे। जैसे मान लो मैं कहूं कि ये ब्रायोफाइट है, अब मेरा अगला सवाल ये भी तो होगा यार ये हैप्लॉयड है डिप्लॉयड है। तो मैंने ये आपको ये समझाना है कि एल्गी और ब्रायोफाइट में जो मेन प्लांट बॉडी होती है वो हैप्लॉयड होती है। क्यों? क्योंकि हैप्लॉयड स्टेज ज्यादा समय के लिए जिंदा रहती है, हैप्लॉयड स्टेज ज्यादा समय के लिए जिंदा रहती है। दूसरा, हैप्लॉयड स्टेज ही ग्रीन फोटोसिंथेटिक होती है। तो हम इस बात को लिख सकते हैं कि एल्गी एंड ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉयड प्लांट। ये हैप्लॉयड प्लांट्स हैं। रीजन क्या है बेटा, आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि इनका जो थैलस होता है, थैलस जो हमें विच इज विजिबल फॉर लॉन्गर टाइम, जो लॉन्गर टाइम के लिए थैलस विजिबल होता है वही ग्रीन होता है, वही फोटोसिंथेटिक होता है, और वो क्या होता है? एंड इट इज हैप्लॉयड। वो कैसा होता है? हैप्लॉयड होता है। क्या मेरी बात समझ में आई? क्या मेरी बात समझ में आई? तो हमें यहां पर क्या समझना है, सुनना ध्यान से। हमें यहां पर ये समझना है कि हमारे पास हैप्लॉयड और डिप्लॉयड फेज विजिबल होते हैं। प्लांट इज हैप्लॉयड और डिप्लॉयड। दिस डिसीजन अकर बाय टू क्राइटेरिया, लॉन्गर लाइफ स्पान और ग्रीन फोटोसिंथेटिक। एल्गी और ब्रायोफाइट्स क्या है? हैप्लॉयड प्लांट्स हैं। थैलस विच इज विजिबल फॉर लॉन्गर टाइम, ग्रीन फोटोसिंथेटिक, एंड इट इज हैप्लॉयड। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? बताइए, क्या मेरी बात समझ में आ रही है? यह है कॉन्सेप्ट किसका? मेन प्लांट बॉडी का। यह कॉन्सेप्ट किसका है? मेन प्लांट बॉडी का। मेरी बात समझ लो ध्यान से। तो इन ऑल प्लांट्स हैप्लॉयड डिप्लॉयड दोनों तरह की फेज हमारे पास क्या होती है? विजिबल होती है। क्या ये क्लियर है? बताइए, क्या ये क्लियर है? जल्दी बता दो, देख लो बेटा, क्या ये क्लियर है? जल्दी बताओ। तो ये हमें हमारे यहां पर समझना पड़ेगा। तो हमने यहां पर सबसे पहले सीखा है कि जैसे मान लो मैं ये देख रहा हूं, ये ब्रायोफाइट है, तो ये ब्रायोफाइट का क्या है? थैलस है। अब ये थैलस इसका मेन प्लांट है। क्यों? क्योंकि लाइफ में इसके हैप्लॉयड फेज बनेगा जब ये गैमेट बनाएगा, डिप्लॉयड फेज बनेगा जब ये जाइगोट बनाएगा। पर इसके सारे सेल हैप्लॉयड हैं। दूसरा, ये ज्यादा समय के लिए जिंदा है। तो कैसे डिसाइड करते हैं कि कोई प्लांट हैप्लॉयड है कि डिप्लॉयड है? हर ऑर्गेनिज्म में, इवन ह्यूमन में, हैप्लॉयड फेज भी बनता है। फेज का मतलब एक स्टेज आती है जब कुछ हैप्लॉयड सेल्स बनते हैं। पर मैं उसको ह्यूमन क्यों नहीं कह रहा?
क्योंकि जो सामने खड़ा है डिप्लॉयड जो ऑर्गेनिज्म है वो ज्यादा समय के लिए दिखता है। ऐसे ही प्लांट के केस में जो ज्यादा समय के लिए स्टेज दिखती है, अगर उसके सेल्स हैप्लॉयड है तो हम प्लांट को हैप्लॉयड बोल देंगे। ये चीज हमने याद रखनी है। तो ऐसे ही हमने ब्रायोफाइट के लिए बोल दिया। तो अब हम आगे आ जाते हैं, इसी कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। आपके सामने ये चीज है, तो अब हम ये यहां पर इस बात को बोलते हैं कि हम बात करते हैं थैलस के बारे में, अबाउट थैलस। जो थैलस है किसका? ब्रायोफाइट का। तो हमने सबसे पहले तो क्या बोला, हमने क्या बोला कि जो सेल्स हैं, जो थैलस है, थैलस इज मेन प्लांट बॉडी। क्यों? क्योंकि वो ग्रीन है, हरा है, फोटोसिंथेटिक है। सही है सर, बहुत बढ़िया, ठीक हो गया। दूसरा, थैलस के जो सेल्स हैं वो हैप्लॉइड हैं। तो हम लिख सकते हैं थैलस के जो सेल्स हैं आर हैप्लॉइड, वो सेल्स हैप्लॉइड हैं। दिस मींस ब्रायोफाइट्स आर हैप्लॉइड प्लांट, क्योंकि मेन थैलस के ही सेल्स क्या है? हैप्लॉइड है। चलिए भाई, ये भी बात सही लग रही है हमें। अब आओ जरा ध्यान से देखना, मैंने क्या किया, मान लो मैंने ये ब्रायोफाइट का थैलस बना दिया, कलर ग्रीन करते हैं क्योंकि ये ग्रीन थैलस है, ऐसे थैलस बना दिया। इसके अंदर ये सेल्स हैं सारे, आपको पता है ये सारे सेल्स हैप्लॉइड हैं, ठीक है, ये थैलस बना दिया। नाउ दिस इज थैलस, ठीक है, ये थैलस कैसा है? हैप्लॉइड है, ठीक है, यहां तक समझ में आ रही है? बोलो। अब ये जो थैलस है, अगर आप मैं इसको और प्रॉपरली ड्रॉ करूं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिखता है, जमीन से लगा हुआ ऐसा। कुछ थैलस ऐसे दिखते हैं सीधे, और उन पर ऐसे लीफ जैसा स्ट्रक्चर लगा रहता है, ये थैलस है। थैलस हैप्लॉइड है, तो ये क्या हो गया? ये हैप्लॉइड प्लांट हो गया, ठीक है। अब इसमें ट्रू रूट स्टेम लीफ नहीं है, इसमें रूट लीफ लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब मैं ये कह रहा हूं कि थैलस हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड थैलस गैमेट बनाता है। ध्यान से सुनना, दिस हैप्लॉइड थैलस क्या बनाता है? गिव गैमेट। अब जरा अपना दिमाग लगाओ और मुझे बताओ, मैंने ये चीज आपको बताई थी, ध्यान से सुनेंगे। मैंने ये बोला था आपको कि अगर कोई चीज डिप्लॉयड है, उसकी अगर माइटोसिस करूंगा तो जो दो सेल्स बनेंगे वो दोनों सेल क्या होंगे? सर डिप्लॉयड होंगे। अगर मेरे पास कोई चीज हैप्लॉयड है, उसकी माइटोसिस करूंगा तो जो दो सेल बनेंगे वो क्या बनेंगे? हैप्लॉयड। इसका मतलब माइटोसिस एक डिवीजन होती है जो डिप्लॉयड से डिप्लॉयड सेल बनाती है, हैप्लॉयड से हैप्लॉयड सेल बनाती है। लेकिन मेरे पास अगर डिप्लॉयड की मैं मियोसिस कर दूं, मैं क्या कर दूं बेटा? मैं मियोसिस कर दूं, यहां पर लिख देता हूं मियोसिस, तो मेरे पास क्या बनेंगे? 4 हैप्लॉयड सेल बनेंगे। सेल्स कैसे बने? हैप्लॉयड बने। तो यहां पर आपको एक चीज सीखनी पड़ेगी, यहां पर आपको सीखनी पड़ेगी कि भाई ये थैलस है जिसे आप मेन प्लांट कह रहे हो, ये हैप्लॉयड थैलस है। अगर मैं आपसे कहता हूं कि हैप्लॉयड थैलस गैमेट बनाएगा, हैप्लॉयड थैलस का काम होता है गैमेट बनाना, तो गैमेट बनाने के लिए उसको कौन सी डिवीजन करनी पड़ेगी? रूल ये है कि गैमेट्स भी हैप्लॉयड होते हैं। सोचो, दिमाग लगाओ, अगर गैमेट्स हैप्लॉयड है, थैलस हैप्लॉयड है, तो उसको क्या करनी पड़ेगी? सर माइटोसिस करनी पड़ेगी। तो आपको यह समझना पड़ेगा कि जो हैप्लॉयड थैलस है, जो ये थैलस है, हैप्लॉयड थैलस या ब्रायोफाइट क्या करेगा? प्रोड्यूस गैमेट। कैसे बनाएगा? बाय माइटोसिस। इसलिए इसको क्या कहते हैं? सो इट दिस थैलस इज नोन एज गैमेटोफाइट। मेरी बात समझ में आई? थैलस का नाम ध्यान से सुनेंगे, ये थैलस हैप्लॉइड है, इसका ये गैमेट बनाता है, इसलिए इसका नाम गैमेटोफाइट रख दिया। तो गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है नॉर्मली। क्यों होता है हैप्लॉइड? क्योंकि मेरी बात समझे,
थैलस ने गैमेट बनाया इसलिए इसका नाम गैमेटोफाइट है। क्लियर है? ये बात समझ में आ रही है? तो हमने अपने दिमाग में क्या क्या बातें बिठानी है, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल भी। हमने ये समझना है कि एल्गी और ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट्स थे। ये प्लांट्स हैप्लॉइड क्यों है? क्यों इनकी लाइफ की हैप्लॉइड स्टेज ही मेन स्टेज है। मेन स्टेज का मतलब वो हमें अधिक समय तक दिखती है। उस स्टेज को मैं थैलस बोल सकता हूं, और वो थैलस गैमेट बनाती है इसलिए उसका नाम गैमेटोफाइट है। और वो गैमेट कैसे बनाएगी? माइटोसिस से। कैसे बनाएगी? माइटोसिस से। माइटोसिस क्या होती है? एक ऐसी डिवीजन जिसमें डिप्लॉयड से डिप्लॉयड रहता है, हैप्लॉयड से हैप्लॉयड रहता है। तो इस बात को थोड़ा सा और प्रॉपरली देखते हैं। पर हमने थैलस के बारे में देखा कि थैलस मेन प्लांट है, थैलस हैप्लॉयड है, और थैलस का नाम हम गैमेटोफाइट रखते हैं क्योंकि ये गैमेट बनाता है। क्लियर है? सही है सर। अब गैमेट कैसे बनते हैं सेक्स ऑर्गन पे, थोड़ा सा वो भी समझ लेते हैं। आ जाओ। यहां तक कोई डाउट है आपको? नहीं होना चाहिए। अगर होगा तो चैट में जरूर लिखें और बताएं कि सर ये कम समझ में आया, क्योंकि यही बेस है बेटा। ऊपर ऊपर से प्लांट किंगडम पढ़ोगे तो मजा नहीं आएगा, समझ नहीं आएगा। जब तक आप इस बात की गहराई नहीं समझ पाओगे कि एल्गी ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट क्यों है, क्यों हैप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि इनकी वही स्टेज, हैप्लॉइड स्टेज ही मेन स्टेज है। मेन हो गई है। मेन हो गई मतलब अधिक समय तक है, और आपको दिखती ही वही है, ग्रीन फोटोसिंथेटिक होती है। और फिर वो स्टेज गैमेट बनाती है इसलिए उसका नाम गैमेटोफाइट रखा जाता है। और गैमेट हैप्लॉइड होते हैं। हैप्लॉइड चीज जब गैमेट बनाएगी तो क्या करेगी? माइटोसिस करेगी। क्लियर है? आ जाओ। 6 बार रिपीट किया कम से कम। आते हैं तो हम बात करते हैं सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स। इसकी भी बात कर लेते हैं। ठीक है, चलिए सर। तो हमने क्या क्या बात करी, देखें ध्यान से, ध्यान से देखेंगे। हमने बात की कि मेन थैलस हैप्लॉइड है। वो क्या करेगा? गैमेट बनाएगा। कैसे? बाय माइटोसिस। सो नोन एज, क्या नाम रख दो? गैमेटोफाइट नाम रख दो। आ जाओ, ये देखना, ये मैंने थैलस बना का एक हिस्सा बना दिया। ये थैलस है। अब क्या है, इस थैलस पर एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है। ये स्ट्रक्चर, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। ठीक है, इसके बाहर जैकेट भी होती है, कवर भी होता है। हमने कहा था ना नॉन जैकेटेड एल्गी में होता है। अब इसका नाम हमने क्या रख दिया? गैमेटोफाइट। आप मुझे बताओ, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है? सर हैप्लॉइड है। अब ये जो है बेटा, ये मेल सेक्स ऑर्गन है। मेल सेक्स ऑर्गन का मतलब ये मेल गैमेट बनाएगा। तो मेल सेक्स ऑर्गन का एक नाम रख देते हैं। नाम क्या रखते हैं? एंथ्रीडियम। ये इसका नाम है। मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं, अगर ये थैलस हैप्लॉइड है तो एंथ्रीडियम क्या होगा? सर हैप्लॉइड होगा। एंथ्रीडियम क्या करेगा? बहुत सारे गैमेट्स बनाएगा ऐसे, जिनमें फ्लैजिला हो। जिनमें फ्लैजिला हो, सिंगल सेल के, ऐसे क्या बनाएगा? गैमेट्स बनाएगा बहुत सारे। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, ये गैमेट कैसे, कितने सेल हैं? सर मल्टी सेलुलर है। इसमें काफी सारे सेल हैं। इसमें भी क्या होगा? ये भी मल्टी सेलुलर होगा, इसमें बहुत सारे सेल हैं। और गैमेट्स हमेशा सिंगल सेल के होते हैं। तो बहुत सारे ये गैमेट बन गए। ये गैमेट हैप्लॉइड है। अगर मैं आपसे कहूं कि मेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है, तो गैमेट हैप्लॉइड है, तो कौन सी डिवीजन हुई होगी? सर माइटोसिस हुई होगी। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा ये गैमेटोफाइट है जो ग्रीन होता है, फोटोसिंथेटिक है, मेन थैलस है। सही है सर। इस गैमेटोफाइट के ऊपर ये स्ट्रक्चर एंथ्रीडियम है। ये माइटोसिस करके ये गैमेट बनाएगा, जिसे हम कहते हैं एंथेरोजोइड। क्या बोलते हैं इनको? एंथेरो। एंथेरो मतलब एंथ्रीडियम से बना। जोइड का मतलब इन पर फ्लैजिला है, पानी चाहिए इन्हें। इन पे क्या है? इन पे फ्लैजिला है, बाई फ्लैजिलेटेड है। हाँ भाई, इनका फ्लैजिला 9+2 होगा। हाँ, क्योंकि ये यूकैरियोट्स के अंदर चल रहा है। तो आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि ये थैलस है। इस थैलस का नाम हमने क्या रखा? गैमेटोफाइट, जो हैप्लॉइड है।
हैप्लॉइड थैलस के ऊपर ये सेक्स ऑर्गन बनते हैं जिन्हें एंथ्रीडियम कहते हैं। कितने बन सकते हैं? कितने भी। एंथ्रीडियम भी हैप्लॉइड होगा क्योंकि वो हैप्लॉइड थैलस पर हैप्लॉइड बना, और इस हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन से हैप्लॉइड गैमेट बने तो माइटोसिस हो गई। कोई डाउट है इस बात में? जरा ध्यान से देख लो। ठीक है, क्या हो गई? ठीक है, तो ये हमारे पास मेन थैलस हो गया। प्रोड्यूस गैमेट बाय माइटोसिस, सो नोन एज गैमेटोफाइट। क्लियर है? आगे देख लेते हैं। अब हमारे पास क्या है बेटा? हमारे पास फीमेल थैलस है, फीमेल थैलस है। ठीक है, फीमेल थैलस जो है, जैसे ये वाले का नाम मेल गैमेटोफाइट रख दिया, तो इसमें फीमेल गैमेट बन गया। अब जरा ये थैलस देखो, एक और थैलस है, इसका नाम भी गैमेटोफाइट रख देते हैं, तो इसका मतलब ये हैप्लॉइड होगा? हाँ सर। ये कैसा होगा? सर ये हैप्लॉइड होगा। इस पर मैंने ये फ्लास्क शेप का एक स्ट्रक्चर बना दिया, इसका नाम रख दिया आर्कीगोनियम। आपको एल्गी के फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम याद था? क्या था, याद है किसी को? हाँ सर, वहां ऊगोनियम था, यहां पर क्या है? आर्कीगोनियम है। इस पे हमारे पास ये एग सेल बनता है। एग सेल क्या होता है? फीमेल गैमेट। तो आर्कीगोनियम हैप्लॉइड है क्योंकि ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है। अब इस पे आर्कीगोनियम बन रहा है, इसलिए इसका नाम क्या रख सकते हैं? फीमेल गैमेटोफाइट। और इस पर मेरे पास ये सिंगल एग सेल है। एक आर्कीगोनियम में एक एग सेल होता है। आर्कीगोनियम कैसी शेप का होता है? फ्लास्क शेप का। ठीक है सर। और इस गैमेट को मूव करने के लिए पानी चाहिए, इसलिए ब्रायोफाइट को पानी की जरूरत होती है, क्योंकि ये मेल गैमेट में फ्लैजिला है, ये अंदर यहां इंटरनल फर्टिलाइजेशन करेगा। क्लियर है? तो आपने क्या बात सीखी? आपने क्या सीखा? आपने सीखा कि जो आपके बाहर कभी आपको ब्रायोफाइट्स दिखेंगे पार्क में छोटे छोटे, वो कौन से प्लांट है? हैप्लॉइड प्लांट है, थैलस उनका हैप्लॉइड है। उन पर बारिश के टाइम पर सेक्स ऑर्गन बनेंगे, बहुत छोटे, आंख से नहीं दिखते। उनका नाम है आर्कीगोनियम और एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम मेल सेक्स ऑर्गन का नाम है, आर्कीगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन का नाम है। एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम क्या हमेशा अलग अलग थैलस पे होते हैं? नहीं, सिंगल थैलस पे भी हो सकते हैं। मैंने अलग अलग दिखाया है। अगर अलग अलग थैलस पे होंगे तो उसके हिसाब से थैलस का नाम मेल और फीमेल गैमेटोफाइट होगा। मेल गैमेटोफाइट पर बनेगा एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है क्योंकि हैप्लॉइड स्ट्रक्चर पे बन रहा है। हैप्लॉइड एंथ्रीडियम से माइटोसिस करके एंथेरोजोइड बनाएंगे, वो भी हैप्लॉइड है। उस एंथेरोजोइड को जब आप लेकर जाओगे इसके अंदर आपने क्या करना है? फर्टिलाइज करना है आर्कीगोनियम के अंदर। फर्टिलाइजेशन से पानी चाहिए, और फ्लैजिला होता है गैमेट के पास, वो पानी में बहता हुआ आर्कीगोनियम के अंदर चला जाएगा। आर्कीगोनियम क्या है? फ्लास्क शेप है, उसके अंदर सिंगल एग सेल होता है, इसका मतलब बहुत सारे आर्कीगोनियम बनते होंगे। पॉइंट ये है कि अगर ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है तो एंथ्रीडियम हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है तो आर्कीगोनियम हैप्लॉइड है, और गैमेट हमेशा माइटोसिस से बन रही है। अब सवाल ये उठता है कि जब ये फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो जाइगोट का क्या होगा? उसकी हम बात कर लेते हैं। ठीक है, उसकी हम बात कर लेते हैं। तो हम यहां पर जो चीजें देखते हुए चल रहे हैं वो यही सब है जिस पे हम बात कर रहे हैं। ध्यान से देखेंगे आप, हमने यही चीज आपको बताई है कि हमारे पास एक गैमेटोफाइट होगा जिसे मेल गैमेटोफाइट कहेंगे। आप जरा ध्यान से समझें, मेल गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होगा। कोई डाउट है इस बात में? नहीं सर, कोई डाउट नहीं। फीमेल गैमेटोफाइट भी हैप्लॉइड है। क्या है? हैप्लॉइड। कोई डाउट है इस बात में? नहीं सर। इससे हमारे पास बना है एंथ्रीडियम। एंथ्रीडियम उससे बना है, तो एंथ्रीडियम क्या होगा? हैप्लॉइड होगा। इससे बना है आर्कीगोनियम। आर्कीगोनियम जो है वो हैप्लॉइड है। एंथ्रीडियम और आर्कीगोनियम, अब यहां पर हमारे पास जो बन रहा है वो एंथेरोजोइड है, और यहां पर क्या बन रहा है? ये एंथेरोजोइड है। यहां आर्कीगोनियम पे क्या बन रहा है बेटा? यहां बन रहा है एग सेल। मुझे बताओ कि ये हैप्लॉइड है? हां सर। तो अगर किसी हैप्लॉइड सेक्स ऑर्गन पर हैप्लॉइड गैमेट बनाओगे तो क्या करोगे सर? माइटोसिस। क्या करोगे? माइटोसिस। अब इसने इसको फर्टिलाइज कर दिया। इस पे दो फ्लैजिला थे, पानी से
फर्टिलाइज कर दिया। सही है सर। जब इसको फर्टिलाइज कर दोगे ना तो यहां पर तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, ये थैलस के ऊपर ये आर्कीगोनियम है और इस आर्कीगोनियम के अंदर मेरे पास अब जाइगोट आ गया। फर्टिलाइजेशन के बाद यहां क्या आ गया, जाइगोट आ गया। अब अगर आपको एल्गी याद है, अगर आपको एल्गी याद है तो आपको यह भी याद होगा कि एल्गी ने जाइगोट की, ये जाइगोट आ गया, पहले एग सेल था, यहां पर जाइगोट आ गया। अगर आपको एल्गी याद है तो आपको यह भी पता है कि एल्गी जाइगोट की मियोसिस करती थी, यहां जाइगोट की माइटोसिस होगी। तो हम यहां पर सिंपल सी बात लिखेंगे, माइटोसिस इन जाइगोट, माइटोसिस इन जाइगोट। तो जाइगोट की माइटोसिस होकर मेरे पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा जो इस पर डिपेंड रहेगा, इसका नाम रहेगा स्पोरोफाइट। तो ये स्पोरोफाइट इस जाइगोट से बना है और कैसे बना है, माइटोसिस से, मल्टी सेलुलर है। स्पोरोफाइट के से यहां पर मियोसिस होकर, देखो स्पोरोफाइट कैसा है सर, डिप्लॉइड है। ये थैलस कैसा है, हैप्लॉइड है। देख रहे हो कितनी अजीब बात है, एक हैप्लॉइड पर ये डिप्लॉइड स्ट्रक्चर टिका हुआ, इससे खाना ले रहा है और इसके अंदर यहां स्पोर बनेंगे। अगर मैं लिखता हूं कि स्पोर हैप्लॉइड है तो यहां क्या हुई होगी, मियोसिस। सोचो, तो ये गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, उससे सेक्स ऑर्गन बने, आ रहा समझ, सेक्स ऑर्गन से गैमेट बने, क्योंकि ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, माइटोसिस से ही बन जाएगा। ये हैप्लॉइड है, ये हैप्लॉइड है, माइटोसिस से। यहां पर हमने लिख दी फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन से मेरे पास क्या बन गया, जाइगोट। अब ये जो जाइगोट है, एल्गी के केस में, इन एल्गी जाइगोट की मियोसिस होती थी। एल्गी में क्या होता था, जाइगोट की क्या होती थी, मियोसिस होती थी। लेकिन यहां पर मियोसिस नहीं हो रही है, माइटोसिस हो रही है जाइगोट की। क्या हो रही है यहां पर, जाइगोट की माइटोसिस हो रही है और एक स्ट्रक्चर बन रहा है जिसको स्पोरोफाइट कह रहे हैं। एनसीईआरटी लिखती है कि स्पोरोफाइट के अंदर रिडक्शनल डिवीजन होगी। रिडक्शनल डिवीजन का मतलब क्या है, मियोसिस से स्पोर बनेंगे, स्पोर हैप्लॉइड है और उससे गैमेटोफाइट बन जाए। कैसे बनेगा सर, स्पोर सिंगल सेल होता है, सिंगल सेल है, हैप्लॉइड है, और ये मल्टी सेलुलर, तो क्या करेगा बेटा, माइटोसिस करेगा। तो मियोसिस कौन सी डिवीजन, रिडक्शनल डिवीजन, किसके अंदर हुई है, स्पोरोफाइट के अंदर, हाँ कि ना, हाँ सर, ये कुछ कुछ आइडिया लग गया। तो हमें क्या क्या आइडिया लग गया, एल्गी में जो जाइगोट बनता है उसकी मियोसिस हो जाती है, ब्रायोफाइट में जो जाइगोट बनता है उससे एक मल्टी सेलुलर स्टेज आती है जिसका नाम स्पोरोफाइट है। मैं इसको प्लांट क्यों नहीं बोलता, क्योंकि ये शॉर्ट लिव्ड है, हरा नहीं है, हरा ये है, इसलिए हम कह रहे हैं ना ब्रायोफाइट हैप्लॉइड प्लांट है, क्योंकि जो हैप्लॉइड स्टेज है ना वो ग्रीन है, फोटोसिंथेटिक है, ज्यादा समय के लिए तुम्हें दिखेगी। क्लियर है। तो एक बार जरा चीजों को समराइज करते हैं आपके लिए और बेटर हो जाएगा। देखिए ध्यान से, हमने क्या क्या बात की, हमने बात कर ली हैबिटाट की, ठीक है सर, शेडी रीजन और मॉइस्ट, ह्यूमिड भी लिख सकते हो क्योंकि वहां बारिश होगी तो थोड़ा ह्यूमिडिटी होगी। हमने स्ट्रक्चर की बात कर ली, तो स्ट्रक्चर कैसा है, थैलस है, क्रीपिंग है, क्रीपिंग मतलब हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, और कैसा है, गैमेटोफाइट है, ये मेन थैलस है। गैमेटोफाइट क्या है, मेन थैलस है। ये स्ट्रक्चर की बात हो गई, है कि नहीं, और ये स्ट्रक्चर एक्सटर्नल है, ठीक है सर। उसके बाद मैंने क्या बोल दी, इस पे सेक्स ऑर्गन डेवलप करेंगे। तो सेक्स ऑर्गन कौन कौन से हैं, आर्कीगोनियम है और क्या है, एंथ्रीडियम है। मैं समराइज कर रहा हूं सिर्फ आपके लिए। तो ये तो हम स्ट्रक्चर की बात करते थे, हैबिटाट की बात करते थे। अगर मैं आपसे कहूं कि ब्रायोफाइट में न्यूट्रिशन कौन सा होगा, भाई न्यूट्रिशन क्या होगा, फोटोसिंथेसिस होगी। कौन से वाली फोटोसिंथेसिस, वो फोटोसिंथेसिस जिसमें ऑक्सीजन बनती है। ऑक्सीजन कैसे बनती है, लाइट और डार्क रिएक्शन से, जैसा हमने साइनोबैक्टीरिया में पढ़ा था, जैसा हमने एल्गी में पढ़ा, वही फोटोसिंथेसिस होगी। ऑक्सीजन बनेगी, ऑक्सीजन प्रोड्यूस होगी, है ना, क्लियर है। अब हम बात करते हैं उसके रिप्रोडक्शन की। तो रिप्रोडक्शन में अगर मैं आपसे कहूं कैसे कैसे बात करेंगे, सबसे पहले हम बात करेंगे एसेक्सुअल की। तो एसेक्सुअल में याद रखो, एल्गी में जू स्पोर थे, यहां ऐसा कोई स्पोर नहीं होता,
जूस्पोर और ए प्लेनोस्पोर, ये ब्रायोफाइट में होते ही नहीं है, एब्सेंट। दूसरा, हम यहां पर क्या लिख सकते हैं, एक लिख सकते हैं फ्रैगमेंटेशन। क्यों लिख सकते हैं फ्रैगमेंटेशन भाई? क्योंकि इनमें थैलस है। जब थैलस होता है तो फ्रैगमेंटेशन हो सकती है। सही है कि नहीं? इसका मतलब अगर टेरिडोफाइट में थैलस नहीं होगा तो फ्रैगमेंटेशन होगी क्या? नहीं होगी भाई, नहीं हो सकती। क्लियर है? तो ये हो गया हमारे पास रिप्रोडक्शन, हमने बात कर ली एसेक्सुअल की। ठीक है, उसके अलावा हम आपको ये दो और बताएंगे, जामा कब बताएंगे और बडिंग इन प्रोटोनीमा बताएंगे। बडिंग इन प्रोटोनीमा बताएंगे। सही हो गया। अब बात करते हैं सेक्सुअल की। सेक्सुअल के लिए हमने आपको यही बताया कि जो सेक्स ऑर्गन होंगे वो किस पर डेवलप करेंगे? डेवलप ऑन मेल एंड फीमेल गैमेटोफाइट, मेल गैमेटोफाइट पर और फीमेल गैमेटोफाइट पर। यहां तक आप एक बार बोर्ड पर ध्यान से देखो और चीजों को समझने की कोशिश करो। मैंने समराइज कर दिया कंपेयर करके। अब ये दो चीजें आपको बिल्कुल नहीं पता, इनकी हम बात करेंगे अलग से, पर आपको ये चीज समझ में आ रही है कि कैसे स्ट्रक्चर है। थैलस है, हैप्लॉइड थैलस है, उसे गैमेटोफाइट कह रहे हैं, उस पे सेक्स ऑर्गन बनते हैं, आर्किगोनियम एंथ्रीडियम, गैमेट्स बनते हैं, हैप्लॉइड गैमेट्स, माइटोसिस से फर्टिलाइजेशन होके जाइगोट, जाइगोट में मियोसिस नहीं होती, माइटोसिस होती है। ये वो चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। एक बार नोट कर लो, इसको देख लो ध्यान से बेटा, इसको एक बार देख लो ध्यान से, फिर डिस्कस करते हैं इसको फटाफट से। चलिए अब इसके आगे देखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे बेटा, ध्यान से सुनेंगे। जैसे हमने क्या किया है, हमने जो सीक्वेंस बनाया वो ये है। अगर आप ध्यान से देखो, हमने कहा मेविटार, स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, फिर इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। तो थोड़ा सा ब्रायोफाइट्स के इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं और उसके बाद क्या करेंगे, कि ब्रायोफाइट्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे, उसकी टाइप होती है। तो आ जाओ जल्दी से, आ जाओ। तो अपने क्या है बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं ब्रायोफाइट्स की इंपॉर्टेंस की। ठीक है, किसकी बात करते हैं? इंपॉर्टेंस की। अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि यार मतलब ये बर्ड आपके लिए क्या जरूरी है, आपको यार कोई जरूरी नहीं है क्योंकि आप अपने हिसाब से देख रहे हो, पर ब्रायोफाइट्स जो है वो नेचर में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एनसीईआरटी की एक लाइन है कि यार ये इकोनॉमिक मतलब ह्यूमन के फायदे की नहीं है, वैसे उस तरह के फायदे के ज्यादा, पर ये इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी क्या है? इकोलॉजी, नेचर पे बड़ा इफेक्ट है इनका, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सबसे पहले है कि ये फूड होते हैं, क्योंकि हरे होते हैं ना, फूड है, फूड फॉर स्मॉल मैमल्स एंड बर्ड्स। छोटे मैमल्स और बर्ड्स उनको खाने को मिल जाता है जो हर्बेशियस होते हैं, क्योंकि वो गैमेटोफाइट को खा लेते हैं। हर्बेशियस मतलब जो हर्बीवोर होते हैं। दूसरा क्या होता है बेटा, दूसरा क्या होता है कि ये स्टोर कर सकते हैं पानी को। ये पानी कैसे स्टोर करते हैं बताता हूं। आपने मॉस देखा होगा, आपने वो देखा अपने घर में कभी मनी प्लांट लगाते हैं, तो मनी प्लांट को एक स्टिक पर लगाते हैं, उस पर कुछ ब्राउन ब्राउन लगा रहता है, उसके अराउंड लपेटते हैं। वो जो ब्राउन ब्राउन चीज होती है वो मॉस होती है। मॉस के बीच में पानी फंस जाता है, जैसे ये मॉस है ना, इसके बीच में पानी फंस जाता है, तो ये स्टोर कर सकते हैं वाटर। सो यूज करते हैं इन ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल, ट्रांसशिपमेंट ऑफ लिविंग मटेरियल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए यूज कर सकते हैं। ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मॉस की। किसकी बात कर रहे हैं? मॉस की। ठीक है, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? मॉस की। मतलब कोई ऐसी चीज जिसको मान लो मुझे शिप में भेजना है, 15-20 दिन का गैप है, महीने भर का गैप है, मैं डेली उस पर पानी नहीं छिड़क सकता, तो उसके चारों तरफ मॉस लगा देते हैं, क्योंकि मॉस पानी होल्ड करता है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमारे पास एक मॉस होता है जिसका नाम स्फेगनम होता है। स्फेगनम को यूज करते हैं एज अ फ्यूल यूज करते हैं। इसको हम पीट मॉस भी कहते हैं, इसलिए। क्लियर है? उसके बाद क्या है बेटा, इनका रोल है किसमें? रोल इन सक्सेशन। सक्सेशन क्या होता है मैं बताता हूं। जैसे मान लो ये माउंटेन है, माउंटेन में क्या है बेटा, माउंटेन पे क्या है, सबसे पहले लाइकन आते हैं, जैसे ये लाइकन आ गए, लाइकन के बाद वहां पर मॉस वगैरह आते हैं,
जो क्या करते हैं, माउंटेन पर मिट्टी, रॉक को तोड़ के मिट्टी बनाने का काम करते हैं, तभी वहां पर फिर दूसरे प्लांट आएंगे। सक्सेशन का मतलब होता है एक के बाद एक आना। तो किसी भी बड़े पहाड़ पर पहले लाइकन आते हैं, वो थोड़ी मिट्टी बनाते हैं, फिर उसके बाद कौन आते हैं बेटा, मेरे पास मॉस आते हैं, वो ऑर्गेनिक मैटर और मिट्टी बनाते हैं ताकि कोई बीज वहां पर किसी प्लांट का जर्मिनेट कर सके और पूरा जंगल, फॉरेस्ट बन सके। इस पूरे प्रोसेस को प्लांट सक्सेशन कहते हैं कि खाली जगह पर फिर फॉरेस्ट बन जाए धीरे धीरे। उसमें जो शुरुआती लोग होते हैं उनका बड़ा रोल होता है। समझ में आ रहा है? तो इसको हम बोलते हैं रोल इन सक्सेशन। तो हम यहां पर बोल सकते हैं, मैं बोल सकता हूं रोल इन सक्सेशन। तो मॉस जो है बेटा, मॉस जो है, मॉस वो इन्वॉल्व है किसमें, सक्सेशन में। ठीक है, सॉइल फॉर्मेशन कराते हैं। और मॉस क्या करता है ना, आपने देखा है मॉस क्या करते हैं, एक मैट बना देते हैं। मैं आपको दिखाता हूं, इस तरीके से होते हैं मॉस, छोटे छोटे ऐसे मिट्टी के ऊपर एक मैट बना देते हैं, चटाई जैसा स्ट्रक्चर बना देते हैं। इसलिए वो सॉइल इरोजन प्रिवेंट करते हैं। क्या प्रिवेंट करते हैं? वो प्रिवेंट करते हैं सॉइल इरोजन। प्रिवेंट क्या? सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन को वो प्रिवेंट करेंगे। किसकी बात हो रही है? मॉस की बात हो रही है। क्लियर है कि नहीं? सही है सर, सही है। तो अब हमारे पास क्या रह गया बेटा, हम क्या जानना चाह रहे हैं? आपने सर ब्रायोफाइट का कुछ आइडिया दे दिया है। अभी तक आपको क्या आइडिया हो जाना चाहिए? ब्रायोफाइट लैंड पर आने वाले पहले प्लांट थे। उनको एंथ्रोजॉइड मूव करने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, इसलिए वो पानी से दूर नहीं जाएंगे। उनका थैलस ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। मेन प्लांट हैप्लॉइड होता है, उसे गैमेटोफाइट कहते हैं। उस पर ही सेक्स ऑर्गन बनते हैं, ठीक है। वो फ्रेगमेंटेशन से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई है तो आप रेडी हो क्लासिफिकेशन ऑफ मॉस पढ़ने के लिए, क्योंकि सॉरी क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइट पढ़ने के लिए। तो हम क्या करेंगे बेटा, हम ब्रायोफाइट की क्लासिफिकेशन बता रहे हैं कि ब्रायोफाइट्स की 2 क्लासेस या 3 क्लासेस हैं, जिसमें से आपने 2 पढ़नी है, जो 2 आपके सिलेबस में है, ठीक है। तो ब्रायोफाइट्स को हम 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। 3 क्लासेस में डिवाइड करते हैं। सबसे पहली क्लास है जिसका नाम हेपेटी कॉप्सिडा है। ये जो ऑप्सिडा वर्ड है ना, ये क्लास के लास्ट में लगता है। इसका कॉमन नेम लिवरवर्ट है। यही एनसीईआरटी लिखती है। लिवरवर्ट कॉमन नेम है, वर्क नहीं, वर्ट। लिवरवर्ट कॉमन नेम है, ये इसका कॉमन नेम है, और इसे हम कहते हैं हेपेटिकॉप्सिडा। दूसरी क्लास हमारे पास है जिसे हम बोलते हैं ब्रायोप्सिडा। क्या बोलते हैं? ब्रायोप्सिडा। इन्हें मॉस कहते हैं। तो ये 2 क्लासेस हैं जो तुम्हें पढ़नी है। तीसरी क्लास तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, मैं नोट जरूर कर देता हूं, पर तुम्हें पढ़ना नहीं है। एंथीरो ऑप्सिडा, एंथीरोस ऑप्सिडा। सर ये आपने रेड से लिखा, कम दिखता, तो ये जरूरत ही नहीं है। तो ये 2 क्लासेस हैं जिन्हें तुम्हें पढ़ना है। इनके अंदर जो एग्जाम्पल्स आते हैं जीनस, जैसे मान लो क्लमाइडोमोनास आया था, क्लोरेला आया था, इसमें जो एग्जाम्पल आएंगे वो एग्जाम्पल में मेरे पास है मार्केंशिया। मार्केंशिया अकेला एग्जाम्पल आपने याद करना और नहीं करने। कुछ बुक्स में रिक्सिया मिलता है, पर रिक्सिया अब आएगा नहीं क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है। उसके बाद यहां पर आ जाते हैं स्फेगनम। स्फेगनम एक तरीके का मॉस होता है, इसको हम नाम देते हैं पीट मॉस। क्लियर है? उसके अलावा एक और मॉस होता है पॉलीट्राइकम। एक और मॉस होता है, उसे फ्यूनेरिया कहते हैं। तो मॉस एक ग्रुप ऑफ प्लांट है बेटा, जो ऐसे दिखते हैं, जो इस तरीके के दिखते हैं। ध्यान से सुनो, जो इस तरीके के दिखते हैं ऐसे, ये देख रहे हो घास जैसे, ये मॉस है। और ये वाले जो है इन्हें लिवरवर्ट्स कहते हैं, है ना, लिवरवर्ट्स कहते हैं। तो 2 ग्रुप है मेन ब्रायोफाइट्स में। एक है लिवरवर्ट्स, उसका एग्जांपल याद करना, ये जीनस है मार्केंशिया, और 3 एग्जांपल इसके याद करने हैं। तो ब्रायोफाइट्स में सिर्फ 4 हैं। एल्गी में तो बहुत सारे थे, है ना, 7-8 थे ग्रीन एल्गी में, ठीक है, 6 थे ब्राउन एल्गी में, 4 थे रेड एल्गी में। क्लियर है? यहां इतने ही है नाम, ठीक है, पर इनसे क्वेश्चंस आते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले लिवरवर्ट की बात करेंगे और फिर बात करेंगे किसकी, मॉस की। और मैं चाहूंगा कि कंपेयर करके पढ़ें। अगर कंपैरिजन पढ़ोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। लाइफ साइकिल अलग से ड्रॉ करेंगे, कंपेयर करते हैं दोनों को। किसको किसको? हम कंपेयर करते हैं लिवरवर्ट को किससे? मॉस से।
जब कंपेयर करेंगे तो जल्दी याद होगा और चीजें ज्यादा समझ आएंगी। चीजें क्या होंगी? ज्यादा समझ आएंगी। ठीक है सर, बताइए। स्टार्ट करते हैं 2 क्लासेस, इतना नोट करो। स्टार्ट करेंगे लिवरवर्ट और मॉस को कंपेयर करके देखेंगे कि किस तरीके के हैं ये दोनों। ठीक है, किस तरीके के हैं ये दोनों, इनको कंपेयर करके देखते हैं। ठीक है, ठीक है, आइए। आ जाइए। हैबिटाट, ठीक है, यहां पर हैबिटाट भाई दोनों मॉइस्ट शेडी एरिया में होंगे। इसमें क्या होगा बेटा, ये शेडी एरिया में होगा। अब शेडी एरिया कैसा? नदी का किनारा, बैंक ऑफ स्ट्रीम। मार्शी एरिया, मार्शी एरिया समझ में आता है, दलदली एरिया। लॉग, लॉग वुडन लॉग, वुड, वुड का मतलब लकड़ी, लकड़ी के अंदर खोखला एरिया, डार्क वुड वगैरह, जहां पर लकड़ी वगैरह होगी, ये इनका हैबिटाट है बेटा। हम लिख सकते हैं जहां पे मॉइस्ट सॉइल, वहां मिलेंगे ये। ठीक है, लगभग एक जैसा हैबिटाट है। अब स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं। लिवरवर्ट का स्ट्रक्चर देखते हैं, फिर मॉस का स्ट्रक्चर देखेंगे। ध्यान देखो बेटा, लिवरवर्ट का थैलस ऐसा होता है, इस तरीके का, जमीन से चिपका हुआ थैलस होता है ऐसा। हम उस थैलस को क्या बोलेंगे? हम बोलेंगे हॉरिजॉन्टल थैलस। क्या बोल रहे हैं? हॉरिजॉन्टल थैलस बोल रहे हैं, ऐसे, इस तरीके से हॉरिजॉन्टल थैलस की बात कर रहे हैं। ये हमारे पास हॉरिजॉन्टल थैलस है। क्लियर है? हॉरिजॉन्टल थैलस। तो ये मेरे पास थैलस है ऐसा। इस थैलस पे हमारे पास ये राइजोइड्स हैं। ये क्या है? राइजोइड्स हैं, ऐसे समझो। तो थैलस कैसा? हॉरिजॉन्टल है। आपको समझना पड़ेगा कि ये जो धागे जैसे मैंने बनाए हैं ना, जिनको मैं राइजोइड्स कह रहा हूं, ये राइजोइड्स क्या होते हैं? रूट का काम करते हैं। रूट का काम मतलब पानी एब्जॉर्ब करेंगे। और ये राइजोइड सिंगल सेल के होते हैं, देखो ऐसे नीचे होंगे। मतलब क्या हुआ कि लिवरवर्ट ऐसे फ्लैट चपटा होता है, उसके अंदर धागे जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, और वो धागे जैसे स्ट्रक्चर पानी एब्जॉर्ब करते हैं। वो राइजोइड्स कैसे होते हैं? यूनिसेलुलर होते हैं, सिंगल सेल के होते हैं। अब जो मॉस होता है ना बेटा, मॉस, मॉस में थैलस जो होता है, थैलस इज इरेक्ट। कैसा थैलस है? इरेक्ट थैलस है, ऐसा थैलस है, देखो ऐसा, ऐसा थैलस है, सीधा थैलस है। और उसमें क्या होगा? नीचे यहां राइजोइड्स होते हैं, ऐसे रूट जैसे स्ट्रक्चर, धागे जैसे राइजोइड्स। और वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर हैं। तो ये मेरे पास क्या है? राइजोइड्स हैं। तो यहां राइजोइड्स कैसे हैं? मल्टी सेलुलर है। कैसे हैं? मल्टी सेलुलर। ध्यान देना, यहां पर राइजोइड्स यूनिसेलुलर है। दूसरा, इस पर ये लीफ लगी हुई है, और लीफ कैसे लगी हुई है? स्पाइरल। अच्छा, ये लीफ हैप्लॉइड होगी कि डिप्लॉइड होगी? सर थैलस है ये, गैमेटोफाइट है। गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। ये भी थैलस है, गैमेटोफाइट, ये भी हैप्लॉइड होगा। तो मॉस और लिवरवर्ट दोनों हैप्लॉइड हैं। ये गैमेटोफाइट है, ये भी हैप्लॉइड होगा। मेरी बात समझ में आ रही है? तो लिवरवर्ट ऐसा हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है। उसमें भी लीफी स्टेज होती है, ऐसा नहीं कि उसमें थैलस ऐसा होगा जिसमें 2 रो में लीफ होगी। ये लिखा है एनसीईआरटी ने, लीफ 2 रो में हो सकती है। लेकिन मॉस कैसे ग्रो करते हैं सुनना, मॉस सीधे ग्रो करते हैं, ज्यादा हाइट नहीं होती, छोटे छोटे होते हैं। उन मॉस में नीचे धागे होते हैं बेस पे, और वो मल्टी सेलुलर होते हैं। इनके अंदर यूनिसेलुलर, ये सीधे ग्रो करते हैं ऐसे लिवरवर्ट। ठीक है, ये डिफरेंस है। दूसरा, इस पे लीफ लगी रहती है ऐसे स्पाइरल। अगर आप देखोगे इसको और प्रॉपरली, तो ये जैसे मॉस है, इस पे ये राइजोइड्स है मल्टी सेलुलर, इस पर ऐसे ब्रांच भी बनती है, उस पर भी लीफ लगी रहती है ऐसे। और लीफ स्पाइरल का क्या मतलब होता है समझ, देख ध्यान दी सुनिए। ये मान ले मार्कर है, एक लीफ यहां, एक यहां, एक यहां, मतलब गोलाई में, एक यहां, ऐसा अपोजिट अपोजिट नहीं,
एक यहां, एक यहां। इससे फायदा क्या होगा, चीज गोल बन जाएगी। व्हाट इज स्पाइरल, एक लीफ यहां, एक इधर, एक पीछे, ऐसे करते हुए चीज गोल बन जाएगी। तो मॉस की लीफ कैसी होती है, स्पाइरल। इसकी होती है 2 रो में। ये हॉरिजॉन्टल थैलस होता है, इसका थैलस कैसा होता है, सीधा होता है। इसमें राइजोइड्स कैसे, मल्टीसेल हो। तो तूने 3 डिफरेंस, हॉरिजॉन्टल, इरेक्ट थैलस। यहां लीफ होगी तो 2 रो में, यहां स्पाइरल लीफ है, यहां राइजोइड्स यूनिसेलुलर, यहां मल्टीसेलुलर। ये डिफरेंस बन रहे हैं कि नहीं, बता। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर के बाद इनके उसकी रिप्रोडक्शन की। हम किसकी बात करते हैं, रिप्रोडक्शन की। तो लिवरवर्ट जो होता है ना बेटा, लिवरवर्ट, ध्यान सुनेंगे, लिवरवर्ट में हम न्यूट्रिशन की क्यों नहीं कर रहे, क्योंकि वो कॉमन है। अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो क्या इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी, हां सर होती है, क्योंकि थैलस है ना। ठीक है, क्या इसमें फ्रेगमेंटेशन होगी, हां सर इसमें भी फ्रेगमेंटेशन होगी, क्योंकि इसमें भी थैलस है। दोनों में हमारे पास क्या है, थैलस है। तो दोनों में हमारे पास क्या होगी, फ्रेगमेंटेशन होगी। क्लियर है, फ्रेगमेंटेशन होगी, सही है। अब सुनना ध्यान से, अब सुनना, अब ध्यान से सुनना। हमारे पास लिवरवर्ट में रिप्रोडक्शन में हमने फ्रेगमेंटेशन लिख दी, यहां हमने क्या लिख दी, फ्रेगमेंटेशन। ठीक है सर, ये बात भी सही लग रही है हमें। दोनों में हमने क्या लिख दी, फ्रेगमेंटेशन लिख दी। अब सुने, लिवरवर्ट में क्या होता है, इस तरीके से एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसा ऐसा। इसे कहते हैं कप या रिसेप्टिकल। कप या रिसेप्टिकल मतलब कप जैसी चीज। इसका नाम होता है जामा कप, जामा कप। ठीक है सर, अब मुझे बताओ ये थैलस कैसा है, सर थैलस हैप्लॉइड है, तो जामा कप भी क्या होगा, हैप्लॉइड। इसके अंदर बड बनती हैं ऐसी, ये बड बनती हैं। इन बड का नाम है जामी या जामी बड। ये बड कैसी होती है, ये ग्रीन होती है, मल्टी सेलुलर होती है, और ये क्या होती है, अलग होके डिटैच, एनसीईआरटी लिखते हैं डिटैच होके नया थैलस बना सकती है। डिटैच होके क्या कर सकती है, गिव न्यू थैलस, नया थैलस दे सकती है। कुछ आया, समझ नहीं आया, सोच ध्यान से। तो ये मेरे पास क्या है, लिवरवर्ट है, इसके ऊपर एक आर्किगोनियम तो बनता ही है जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वैसे एक कप जैसा स्ट्रक्चर बनता है, उसका नाम क्या है, जामा कप। जामा कप पर क्या बनेगी, अंदर बड बनेगी, वो बड निकलकर जहां गिरेगी वहां नया थैलस बना देगी। ये है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसका। और इनमें हम क्या लिखेंगे, बडिंग इन प्रोटोनीमा, उसकी डिटेल हम बताएंगे। क्या लिखेंगे, बडिंग इन प्रोटोनीमा, उसकी डिटेल हम बताएंगे। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं, बोलो। बडिंग इन प्रोटोनीमा क्या होता है वो हम बता रहे हैं। तो आपने क्या सीखा, आपने सीखा लिवरवर्ट और मॉस नाम के 2 ब्रायोफाइट होते हैं। लिवरवर्ट हॉरिजॉन्टल ग्रो करता है, मॉस सीधा ग्रो करता है। लिवरवर्ट में जो राइजोइड्स बनते हैं, जो पानी एब्जॉर्ब करते हैं, वो यूनिसेलुलर होते हैं, मॉस में मल्टीसेलुलर होते हैं। लिवरवर्ट जो होता है उसमें लीफ अगर होगी तो 2 रो में, मॉस में स्पाइरल होती है। ठीक है कि नहीं, हाँ सर। उसके बाद हमने बताया है कि जो प्रोटोनीमा होता है, सॉरी क्या नाम है, जामा बड होती है, वो मार्केंशिया पे बनती है या लिवरवर्ट पे बनती है। और ये जो मॉस है ये बनाते हैं बडिंग इन प्रोटोनीमा। फ्रेगमेंटेशन दोनों में होगी क्योंकि दोनों में थैलस है। थैलस एल्गी में भी था, यहां भी था। अगले ग्रुप में थैलस नहीं है तो फ्रेगमेंटेशन नहीं हो सकती। क्लियर है कि नहीं, सही है। चलिए आगे चलेंगे। अब हम क्या करेंगे बेटा, हम दोनों की लाइफ साइकिल लिखेंगे और दोनों की लाइफ साइकिल को फिर डिफरेंस में कन्वर्ट करेंगे। बट ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब लाइफ साइकिल। तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं लाइफ साइकिल किसकी, इन लिवरवर्ट, मतलब लिवरवर्ट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, वही रह गया ना बस। लिवरवर्ट का सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। सर करिए, आप सबको पता है कि हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर हॉरिजॉन्टल, इसको हम कह रहे हैं फीमेल गैमेटोफाइट। कोई डाउट है इस बात में, इसको क्या कह रहे हैं, मेल गैमेटोफाइट। ये हैप्लॉइड है कि डिप्लॉइड है, अपने आप देख लेना। सर अपने आप कैसे देखेंगे, अभी देख लेते हैं। ये हैप्लॉइड है, हाँ सर। ये हैप्लॉइड है, हाँ सर। इस पे क्या बनेगा, सर ये आर्किगोनियम है। आर्किगोनियम कैसा होता है बता भाई,
सर हैप्लॉइड होता है। इस पर क्या बनेगा सर, एंथ्रीडियम बन गया। एंथ्रीडियम कैसा होता है सर, हैप्लॉइड होता है। बढ़िया है। अब मुझे बता, एंथ्रीडियम से क्या बनेगा, एंथ्रोजॉइड, जो जाकर इसको फर्टिलाइज कर देगा। किससे, फर्टिलाइजेशन। कैसी, इंटरनल है। कैसे हो रही है, बाई वाटर, पानी से हो रही है। तो याद रखना है कि ब्रायोफाइट और एल्गी में पानी से फर्टिलाइजेशन होती है। अब आ जा जरा, अब तेरे पास बेटा ये वो गैमेटोफाइट है जिसको तूने फीमेल गैमेटोफाइट बोला, हां कि ना, हां कि ना बता। हाँ सर, फीमेल गैमेटोफाइट बोला है। तो फीमेल गैमेटोफाइट इसको बोला है। इसमें तेरे पास ये आर्किगोनियम है, ये रहा, ये वाला आर्किगोनियम है। अब यहां पर मेरे पास जाइगोट बन गया। पहले वहां एग था, अब क्या बन गया, जाइगोट बन गया। मतलब क्या हुआ, यहां अंदर क्या था, ये एग था, गैमेट था। अब क्या बन गया, जाइगोट जो डिप्लॉयड है, फर्टिलाइजेशन हो चुकी है। ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, हमने यही तो पढ़ा है कि जाइगोट की मियोसिस होगी या माइटोसिस होगी, माइटोसिस होगी। तो जाइगोट की माइटोसिस होने से थैलस के ऊपर एक स्ट्रक्चर बन जाएगा, ऐसा ऐसा। तो क्या करेंगे हम जाइगोट की माइटोसिस करेंगे। जाइगोट की माइटोसिस होगी, उससे क्या होगा सर, उससे मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट बन जाएगा। बहुत बढ़िया, मल्टी सेलुलर स्पोरोफाइट फॉर्म हो जाएगा। सही है सर। अब जरा ये बताओ, ये स्ट्रक्चर स्पोरोफाइट है, इस गोल से स्ट्रक्चर को कहते हैं कैप्सूल, इसको कहते हैं सीटा, और ये फुट है। फुट से ये खाना एब्जॉर्ब करता है। क्यों, बताता हूं। क्योंकि ये जो स्पोरोफाइट है, सबसे पहले तो ये समझो ये जाइगोट से बना है, तो कैसा होगा सर, डिप्लॉयड होगा। ये डिपेंडेंट है। अगर कोई चीज किसी पर डिपेंड होती है तो क्या लेती है, खाना। मतलब मेरा पॉइंट ये है कि जाइगोट से जो ये स्पोरोफाइट बना है, ये इससे खाना लेगा, क्योंकि ये खुद नॉन ग्रीन है, पर ये डिप्लॉयड है। मतलब फुट, सीटा, कैप्सूल, ये सारी चीजें डिप्लॉयड है। अब क्या होगा, इस स्पोरोफाइट के कैप्सूल के अंदर, इनसाइड कैप्सूल मियोसिस होगी। ये देख रहा है, ये वाला जो पार्ट है, इसके अंदर मियोसिस होगी। इनसाइड कैप्सूल क्या होगा, मियोसिस अकर, मियोसिस करा दो, जिसको रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। अब ये मेरे पास थैलस है, इधर देख, ये मेरे पास क्या है, ये स्पोरोफाइट है, जो किससे, ये स्पोरोफाइट किससे खाना ले रहा है, गैमेटोफाइट से। मुझे मेरी बात समझ में आ रही है। ये क्या है बेटा, ये गैमेटोफाइट है। मुझे बता, गैमेटोफाइट हैप्लॉइड होता है कि डिप्लॉइड होता है, सर हैप्लॉइड होता है। ये स्ट्रक्चर क्या है सर, ये स्पोरोफाइट है। मुझे बता, स्पोरोफाइट हैप्लॉइड होता है कि सर डिप्लॉइड होता है। इसके अंदर मियोसिस से हमारे पास क्या बन गए, स्पोर बन गए। क्लियर है, स्पोर बन गए। क्लियर, आपको समझ में आ रही है। तो आप जो है ये फीमेल गैमेटोफाइट है, ये मेल गैमेटोफाइट है। फीमेल गैमेटोफाइट को एन बोलते हैं। ठीक है। जाइगोट की माइटोसिस हुई है, मल्टीसेलुलर स्पोरोफाइट बन गया। ये कैप्सूल है, ये सीटा है, ये फुट है। इसके अंदर मियोसिस करके हमने स्पोर बना लिया। ठीक है। और स्पोर की क्या करेंगे, माइटोसिस करेंगे। स्पोर की क्या होगी, माइटोसिस होगी। क्लियर है, ये स्ट्रक्चर बनेगा। आप देख लो, देख लो बेटा, एक बार फटाफट से सोच लो, पूरी साइकिल अपने दिमाग में मैप करो। मेल फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट पे जाइगोट, जाइगोट पे क्या बना, फुट, सीटा, कैप्सूल का स्पोरोफाइट, जो गैमेटोफाइट से खाना लेता है। तो इसलिए कह रहे हैं ना, गैमेटोफाइट मेन प्लांट है, क्योंकि वो फ्री लिविंग है, फोटोसिंथेटिक है, खुद का खाना बना रहा है और लंबे समय तक जिंदा है। ये जो स्पोरोफाइट डिप्लॉयड स्टेज बनी है, ये खाना लेती है। एल्गी में डिप्लॉयड स्टेज जाइगोट थी सिर्फ। अब देखो जरा, अब देखो, स्पोर सिंगल सेल है, उसकी माइटोसिस से मेल और फीमेल गैमेटोफाइट दोनों बना सकते हैं। तो सिंपल अगर आपसे कहा जाए कि लिवरवर्ट और मॉस में क्या है, तो हमने यहां पर यही तो पढ़ा। यहां पर हमने पढ़ा गैमेटोफाइट, उसके बाद पढ़े गैमेट। ठीक है, ध्यान देना बेटा, यहां लिखा मैंने गैमेटोफाइट,
ये मेल गैमेट है, ये फीमेल गैमेट है, इन्होंने बना दिया जाइगोट। जाइगोट से क्या बनाया हमने? स्पोरोफाइट, जिसके 3 पार्ट थे, फुट, सीटा और कैप्सूल। अब क्या करो, स्पोरोफाइट से क्या कर दो सर? मियोसिस किस में? इन कैप्सूल, और क्या बना दो? स्पोर बना दो। स्पोर से दोबारा आप माइटोसिस से ये बना सकते हो। इसका मतलब 2 मेन स्टेज दिखती हैं, एक गैमेटोफाइट दिखते हैं और एक आपको स्पोरोफाइट दिखती है, जो डिप्लॉयड है और ये हैप्लॉयड है। ये मेन प्लांट होती है क्योंकि ये ग्रीन होता है, ये डिपेंडेंट होता है। ठीक है, अब जरा मॉस के लिए बात कर लेते हैं। मॉस की लाइफ साइकिल थोड़ी अलग है। मॉस की जो लाइफ साइकिल है थोड़ी अलग है। कैसे अलग है? ध्यान से देखो। लाइफ साइकिल ऑफ मॉस, ठीक है सर, ध्यान से देखना बेटा, और साथ के साथ एनसीईआरटी भी पढ़ो, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी तुम्हें। अगर एनसीईआरटी इसकी आज ही पढ़ोगे ना, जैसे लेक्चर देखोगे तो मजा आ जाएगा तुम्हें। देखो, मॉस में सबसे पहले हमारे पास ये स्ट्रक्चर है लीफ का, ये इसका गैमेटोफाइट है, ठीक है, जिस पर ये ब्रांच होती है ऐसे। एक पर मान लो आर्किगोनियम बन गया और एक पर हमारे पास एंथ्रीडियम बन गया, तो इसका मतलब दोनों एक ही थैलस पे बन सकते हैं। ये एंथ्रीडियम है, तो इस तरीके से हम ब्रांच का नाम भी लिख सकते हैं। जिस ब्रांच पर, ये ब्रांच है ना, इस ब्रांच का नाम क्या लग सकते हैं? आर्किगोनियल ब्रांच, मतलब जिस पर आर्किगोनियम है, और ऐसे ही एंथ्रीडियल ब्रांच। और इसके टिप पर, टिप का मतलब आखिरी हिस्से पर, देखो ये ब्रांच है, इसके आखिरी हिस्से पर आर्किगोनियम, ये ब्रांच है, इसके आखिरी हिस्से पर ये। अब क्या होगा? अब मान लो फर्टिलाइजेशन हो गई, यहां से मैंने इसको फर्टिलाइज कर दिया या जैसे भी, ठीक है, तो आपको दिखेगा कि ये मेरे पास गैमेटोफाइट है, ऐसे ब्रांच बना हुआ है, इस पर स्पाइरल लीफ लगी हुई है, ये मॉस है, मॉस है, और ये इसकी कौन सी स्टेज है? गैमेटोफाइट। कोई डाउट है इस बात में? देख लो पहले ध्यान से, ये गैमेटोफाइट है। इसकी इस ब्रांच पर मान लो यहां आर्किगोनियम था और यहां जाइगोट बन गया, यहां क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया। और ये सर आपने इधर तो एंथ्रीडियम बना लेना, पलट ले, क्या हो गया? ये मॉस का गैमेटोफाइट हैप्लॉइड है, यहां पर मेरे पास जाइगोट बन गया, जाइगोट क्या है? डिप्लॉइड है। अब जाइगोट की माइटोसिस करो, आप क्या करो? जाइगोट की माइटोसिस करो, तो आपके पास ये इस तरीके से स्पाइरल लीफ लगी हुई है और इस पर ये ब्रांच थी ऐसे, इस पर जो आर्किगोनियम था उससे ये ग्रो कर गया, आर्किगोनियम था उसके अंदर से ये स्पोरोफाइट ग्रो कर गया ऐसे। इसका मतलब ये हुआ कि ये वो गैमेटोफाइट है, ये रहा, ये वो गैमेटोफाइट है जो सीधा थैलस है। कैसा थैलस है? देखो सीधा है ना, इरेक्ट थैलस है, इरेक्ट थैलस है, यहां तक समझना, ये सीधा थैलस है। तो ये जो सीधा थैलस है ना, इरेक्ट थैलस है, इससे हमारे पास क्या बन गया? ये जाइगोट बन गया। अब हमने क्या की है? जाइगोट की माइटोसिस करी। सर बिल्कुल वैसा ही तो है जैसे लिवर वर्ड का था, हाँ अभी तक सेम है। इसमें ये कैप्सूल है, ये सीटा है और ये फुट है, ये 3 पार्ट होते हैं। ये पूरे स्ट्रक्चर को हम कहते हैं स्पोरोफाइट। स्पोरोफाइट 2n है, गैमेटोफाइट n है। ये गैमेटोफाइट है, स्पोरोफाइट है। तुम्हें ऐसा दिखता है नेचर में, देख ये जो बने हुए हैं ये स्पोरोफाइट है, ये नीचे जो ये है ना यहाँ पे लीफ, ये गैमेटोफाइट है। ये स्पोरोफाइट ऐसे दिखते हैं, देख ध्यान से, ये दिख रहा है, ये स्पोरोफाइट है, ये गैमेटोफाइट है, ठीक है सर। फर्क क्या होता है? देख, सबसे पहले मॉस का ये ज्यादा इलेबोरेट बड़ा होता है, ये देख ये छोटा, ये लिवर वर्ट का है, ये छोटा होता है, लेस इलेबोरेट। मॉस में ये काफी बड़ा होता है, अभी हमने दिखाया आपको, काफी बड़ा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या बन गए? स्पोर। ये क्या बन गए? स्पोर। मियोसिस से क्या बन गए? इसके अंदर कैप्सूल के अंदर ये स्पोर बन गए, ठीक है। अब जरा ध्यान से सुनिए, अगर तुम्हें लिवर वर्ट की लाइफ साइकिल याद है, स्पोर की माइटोसिस करके गैमेटोफाइट बना रहे हैं, पर मॉस में ऐसा नहीं होता। मॉस में क्या होता है, जो ये स्पोर बने हैं जो हैप्लॉइड है,
इनकी माइटोसिस नहीं होती, सॉरी माइटोसिस होती है, पर इनसे एक स्ट्रक्चर बनता है, ये प्रोटोनीमा कहते हैं। डायरेक्ट ये नहीं बनता, क्या बनता है, प्रोटोनीमा नाम से, इसे प्रोटोनीमा कहते हैं। प्रोटोनीमा हैप्लॉइड है, हैप्लॉइड है। इस पर क्या होती है, इसकी एक और स्टेज आती है ऐसे, उस पर इस तरीके से साइड में बर्ड्स बनती हैं, बर्ड्स ऐसे, इसका नाम होता है सेकेंडरी प्रोटोनीमा। क्या नाम होता है, सेकेंडरी प्रोटोनीमा। और सेकेंडरी प्रोटोनीमा भी हैप्लॉइड है। और ये जो बड बनी है ये लेटरल बड है। अब जरा ध्यान से देखो, लेटरल बड जो है, ये लेटरल बड जो है ये अलग होके, ये बड है बेटा, मल्टी सेलुलर है, ये लेटरल बड है। हर एक लेटरल बड से हमारे पास ये बन सकता है माइटोसिस से ये चीज। तो आप यहां पर एक चीज समझ पा रहे हो, स्पोर डायरेक्टली ये नहीं बना रहा, स्पोर पहले प्रोटोनीमा बना रहा है, वो बना रहा है सेकेंडरी प्रोटोनीमा, इस पर लेटरल बड बन गई बहुत सारी। हर एक लेटरल बड, ईच लेटरल बड गिव क्या, थैलस, वो थैलस बना सकते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, एक स्पोर से एक गैमेटोफाइट बनता है, यहां पर एक स्पोर से एक प्रोटोनीमा बना, उस पे कई बड बनी, कई गैमेटोफाइट बन जाएंगे। तो क्या बडिंग प्रोटोनीमा में एक तरह की एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है? तो आपने क्या फर्क समझा मॉस में? मॉस में यह होता है बेटा कि मॉस में स्पोर स्टेज डायरेक्टली गैमेटोफाइट नहीं बनाती, स्पोर एक हैप्लॉइड स्टेज बनाएगी। स्पोर खुद हैप्लॉइड है, वो हैप्लॉइड स्टेज बनाएगा प्रोटोनीमा, उससे बनेगा सेकेंडरी प्रोटोनीमा, उस पर बड बनेगी, ये बड क्या बना देगी, ये थैलस बना देगी। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि मॉस में स्पोर जो होते हैं, मॉस में स्पोर क्या करते हैं, स्पोर नॉट गिव थैलस, क्या बनाएगा, स्पोर गिव प्रोटोनीमा, प्रोटोनीमा, ठीक है, विच गिव लेटरल बड, क्या बनाएगा, लेटरल बड बनाएगा। और वो जो लेटरल बड है ना, नाउ लेटरल बड डेवलप करेगी थैलस में, ये डिफरेंस होता है। तो ये डिफरेंस समझ में आया, गिव थैलस। दूसरा हमने यहां पर एक चीज और बोली थी कि इसका जो स्पोरोफाइट है वो ज्यादा इलॉबरेट है। स्पोरोफाइट बोला था ना, बड़ा है, मोर इलॉबरेट, इलॉबरेट का मतलब बड़ा है, इसका लेस इलॉबरेट है मॉस का, तो लिवर बड का। आया कि नहीं आया समझ, सोचो, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी भाई, इसका ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्पोर ये ज्यादा बड़ा है, लिवर वर्ड का हमारे पास कम बड़ा है। दूसरा, ये जो स्पोर इसमें से निकलते हैं ना, इसके लिए इसमें एक मैकेनिज्म होता है, यहां पर एक ढक्कन जैसा बनता है, वहां से स्पोर निकलते हैं। तो लिवर वर्ड में, सॉरी मॉस में एक स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म होता है, स्पोर डिस्पर्सल का मैकेनिज्म होता है। ये क्या है सर, डिटेल पढ़नी है क्या, नहीं पढ़नी? तो तूने यहां पर एक चीज समझी, ये जो हमारे पास ये है ना, ये कैप्सूल, इसके अंदर से स्पोर निकलने का, ये वाले स्पोर निकलने का एक मैकेनिज्म, ठीक है। तो हमने ब्रायोफाइट्स में क्या सीखा? ब्रायोफाइट्स लैंड पर आने वाले पहले प्लांट थे। उन प्लांट्स ने अपना थैलस रखा और थैलस को मॉडिफाई करना स्टार्ट किया, पर वो अभी भी हैप्लॉइड प्लांट है। उन्होंने मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन बनाए, पर फर्टिलाइजेशन के लिए पानी चाहिए, और वो क्या करते थे, एक मल्टी सेलुलर डिपेंडेंट स्ट्रक्चर बनाते थे। डिपेंडेंट मतलब जो गैमेटोफाइट पे डिपेंड है, उसे स्पोरोफाइट कहते थे। दो तरह के लिवर आपके पास ब्रायोफाइट्स हैं, एक जिसमें स्पोर से डायरेक्टली गैमेटोफाइट बनता है, दूसरा जिससे स्पोर से बीच में एक स्टेज बनती है प्रोटोनीमा। प्रोटोनीमा कुछ ऐसा है कि बीच में एक स्टेज बनाकर उससे और ज्यादा बड बना दी, ताकि एक स्पोर से कई मॉस बन सके। एक तरीके से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। भाई एक चीज से अगर आप 10 बना दो तो एसेक्सुअल है कि नहीं है? तो इसीलिए हम कहते हैं बडिंग इन प्रोटोनीमा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यार आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ा रहे हो, उसके बीच में ये कहां से आ गया? हाँ आ गया। कैसे आ गया सुन, क्योंकि ये लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। क्लियर है कि नहीं? हाँ या ना बता। तो ये लाइफ साइकिल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की है। अगर तू ध्यान से देखेगा ना, किसी भी ऑर्गेनिज्म के किसी एक हिस्से से अगर बहुत सारी चीज बन जाए, जैसे प्रोटोनीमा में 10-20 लेटरल बड बन गई, तो उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम कहते हैं कि हाँ,
इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, सेकेंडरी प्रोटोनिमा लेटरल बर्ड है, इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि हमारे पास इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। तो मॉस और लिवरवर्ट में क्या डिफरेंस है? पहला, लीफी थैलस, हॉरिजॉन्टल थैलस। दूसरा, यूनिसेलुलर राइजोइड लिवरवर्ट में, मल्टीसेलुलर मॉस में। तीसरा, मोर इलॉबरेट स्पोरोफाइट किस में है? मॉस में, लेस इलॉबरेट लिवरवर्ट में। फोर्थ, स्पोर डिस्पर्सल मैकेनिज्म मॉस में, उसमें नहीं है। प्रोटोनिमा मॉस में दिखता है, उसमें नहीं दिखता। बाकी कॉमन सी लाइफ साइकिल है। अच्छा, लाइफ साइकिल को हम हैप्लोडिप्लॉन्टिक बोलते हैं, ये मैं एक्सप्लेन करूंगा नेक्स्ट क्लास में, जहां पर मैं पूरा आपको टेरिडोफाइट और जिम्नोस्पर्म की पूरी लाइफ साइकिल्स पढ़ाऊंगा। पर मैं फिर बोल रहा हूं, इस लेक्चर को देखते ही आपने क्या करना है, ध्यान से एनसीईआरटी पढ़नी है। और मैं जल्दी ही एक चीज के साथ आ रहा हूं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि एनसीईआरटी पढ़नी कैसे है। ठीक है, क्लियर है? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय।